सॉल्व हो गया ना? अच्छा, जमा भी हो गया। क्या कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं? अच्छा, लिए हैं ओएमआर, लिए रहिए। देखिए, जिसका ओएमआर नहीं जमा है जमा कर लीजिएगा। ओएमआर पता करिए, देखिए जमा है। ओएमआर लिए रहिए, नहीं दिए होंगे टाइम से आप लोग, है ना? एक ड्यूरेशन बना लीजिए, 1 घंटे सवा घंटे का पेपर होता है, उसी दौरान आप जमा कर पाए। दिया है, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया है ना। जो रेल का बजट था, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। आम बजट का मतलब समझ रहे हैं? साधारण बजट जिसमें सभी प्रकार की योजनाओं का उल्लेख हो। रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया और अलग किया गया था। एक समिति बनी थी, समिति बनी थी जिसका नाम क्या था? एक वर्ष समिति। ध्यान दीजिएगा, ये जो एक वर्ष समिति थी इसका निर्माण करा गया था वर्ष 1921 में। वर्ष 1921 में एक समिति बनती है जिसने अपनी सिफारिश दिया कि रेल बजट को आम बजट से अलग किया जा सकता है, और इसकी सिफारिश के आधार पर अलग कब कर दिया गया? सिफारिश के आधार पर अलग कर दिया गया वर्ष 1924 में। और इस सिद्धांत को नाम क्या दिया गया? 1925 का विवरण सम्मेलन, या 1924 का पृथक्करण सम्मेलन, या 1924 का प्राक्कलन द्विविभाजन, या फिर 1925 का समकारी। देखिए, 25 वाला उत्तर तो हमें देना नहीं है क्योंकि हमें उत्तर चाहिए कौन सा? 24 वाला। तो या तो पृथकता सम्मेलन होगा या फिर प्राक्कलन होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? पृथकता, क्योंकि अलग करा गया था। ध्यान दीजिएगा, तो रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया वर्ष 1924 में। और ध्यान दीजिएगा, सवाल बनेगा आपसे, रेल बजट, रेल का जो बजट था इसको जोड़ दिया किससे? आम बजट से। आगे चल के मिला दिया मोदी सरकार ने हालांकि। तो रेल बजट को आम बजट से जोड़ दिया, और जोड़ा गया कब? वर्ष 2017 में जोड़ा गया। एक समिति है, समिति का नाम विवेक देवराय। ध्यान दीजिएगा, विवेक देवराय समिति के आधार पर रेल बजट को आम बजट से मर्ज कर दिया गया। कब? वर्ष 2017 में किया गया। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक उत्तर बना लीजिएगा बी। आगे बढ़ेंगे, आगे प्रश्न दिया है। अच्छा, रेल से 2-4 सवाल पूछ सकते हैं। रेल से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, रुद्रास्त्र का नाम सुना होगा आपने? रुद्रास्त्र, रुद्रास्त्र का नाम आपने सुना होगा। रुद्रास्त्र देखो एक प्रकार की रेल है, और इसको चलाया गया कहां पर? तो उत्तर प्रदेश से गई कहां? बिहार। बिहार से कहां चली गई? झारखंड गई। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के बीच ये चलाया गया। ध्यान दीजिएगा, और यहीं से एक सवाल और बनेगा। ये एक प्रकार की क्या है? तो मालगाड़ी। और सवाल पूछेगा, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? तो यही है मालगाड़ी। और सबसे लंबी कितनी लंबी है भैया? 4.50 किलोमीटर। एक तरह से कह सकते हैं कि 4.5 किलोमीटर लंबी ये मालगाड़ी है। रुद्रास्त्र इसका नाम है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम वंदे भारत की बात करेंगे, सुना है ना आपने? वंदे भारत की बात करेंगे, अब तक मतलब अब तक वर्ष 2025 के अंत तक कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाई जा चुकी है? तो वंदे भारत ट्रेन की संख्या कितनी? 164 ट्रेन चलाई जा चुकी है। और वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कब करी गई थी? शुरुआत, तो इस ट्रेन का निर्माण करा गया था, निर्माण करा गया था वर्ष 2018 में। 18 में किया गया, तभी तो इसका नाम T18 था। बाद में बदलकर क्या कर दिया? वंदे भारत। और इसका परिचालन करा गया था वर्ष 2019 में। 19 से चलना शुरू कर दिया था ट्रेन ने। ध्यान दीजिएगा, पहली वंदे भारत कहां से? नई दिल्ली से कहां? वाराणसी टू कहां? नई दिल्ली। दूसरी कहां? दिल्ली टू कहां? कटरा गई थी। नहीं पता है क्या ये सब? फिलहाल इतना देख लीजिएगा। इधर से ये देखिए, यहां से ये देख लीजिएगा। आगे प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। स्वदेशी सेवक होम, इसको स्थापित करा गया था कहां पर? वैंकूवर के अंदर। इसका हेडक्वार्टर वैंकूवर के अंदर। और यूनाइटेड इंडिया हाउस का हेडक्वार्टर कहां पर? सिएटल के अंदर। युगांतर आश्रम का हेडक्वार्टर कहां पर? सैन फ्रांसिस्को। और एनआईए का मुख्यालय कहां पे था? रंगून के अंदर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इनकी स्थापना के संबंध में अगर सवाल बनेगा कि स्वदेशी सेवक होम की स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना करी गई थी, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1907 और 8 में। वर्ष 1907 और 1908 के दौरान स्थापित किया गया था। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना करा गया था वर्ष 1910 में। युगांतर आश्रम की स्थापना करा गया वर्ष 1913 में। और एनआईए की स्थापना करा गया था वर्ष 1941। और सुभाष चंद्र बोस को कमान कब मिला था? 1943 में। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब ठीक उत्तर हम क्या लगा सकते हैं? सी के साथ जा सकते हैं? नहीं, कौन सा होगा? डी होगा। सभी मिलान सही है। बनाइए इसको। हो गया। कुछ कुछ जगह से आप लोग परिचित हैं इसमें, जैसे वैंकूवर से परिचित होंगे। वैंकूवर है कहां पे? कनाडा है ना। इतिहास की एक घटना है जिसको हम बोलते हैं कामागाटा मारू, पता है सभी को?
कामागाटा मारू जो घटना है, कामागाटा मारू प्रकरण, सवाल बनेगा कि इस प्रकरण का संबंध किस बंदरगाह से है, वैंकूवर। और कामागाटा मारू प्रकरण हुआ कब था, 1913 1914 की घटना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सिएटल से तो विशेष नहीं है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को से ध्यान दीजिएगा। सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक पार्टी बनी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, गदर पार्टी। ये पार्टी भी बनी थी यहीं से और इसको बनाया गया था वर्ष 1913 में। रंगून से पता है सभी को, म्यांमार की राजधानी कहां पर, रंगून। जो जेल है ये कहां पे थी, रंगून के अंदर ही थी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिलहाल उत्तर लगा लीजिएगा डी। और आगे प्रश्न है कि 21 जनवरी 2026 को किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो 21 जनवरी ध्यान दीजिएगा वर्ष 1972। 21 जनवरी वर्ष 1972 तीन राज्य बने थे। एक राज्य इसमें से बना था आपका मेघालय, मेघालय बना था एक राज्य मेघालय। एक राज्य स्थापित करा गया था मेघालय, और एक राज्य था आपका कौन सा, मणिपुर, और एक राज्य था इसमें त्रिपुरा। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 21 तारीख को बने थे। तो इन्होंने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, 21 जनवरी को। देखिए कहां पे है ये, अच्छा 1 नंबर में है, बना लीजिएगा इसको। बाकी का भी पढ़ लेते हैं ना। देखिए ये तीनों राज्य बने थे कब, वर्ष 1972 में। अरुणाचल प्रदेश कब बना था, 1983 में। मिजोरम कब बना था, वर्ष 1900 मिजोरम है ना, 83। अच्छा एक सेकेंड, 87, यहां भी 87 कर लीजिएगा। 1987 यहां भी हो जाएगा 1987। अब ठीक है, बनाइए। अगर हम नागालैंड की बात करेंगे 1963 स्थापित हुआ था, कब, 1963। सिक्किम की स्थापना कब होती है, वर्ष 1975। नागालैंड बता दिया, मिजोरम बता दिया, मणिपुर बता दिया, सिक्किम बता दिया, त्रिपुरा देख लीजिएगा। स्थापना दिवस भी हमने लिख दिया है। और 21 तारीख को कौन कौन अपना स्थापना दिवस मनाएंगे, तो उत्तर बना लीजिएगा, एक मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा हो जाएंगे। आगे प्रश्न दिया है कि विश्व सामाजिक सुधार पर रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है। वर्ल्ड बैंक जारी करेगा, महिला आयोग जारी करेगी, आईएलओ जारी करता है, या यूएन मानवाधिकार आयोग जारी करेगा। कौन जारी करता है, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है, जिसकी स्थापना करी गई थी। आईएलओ की स्थापना करा गया था कब, वर्ष 1919 में इसको स्थापित करा गया था। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो आईएलओ का मुख्यालय कहां पे है, जेनेवा में। इसका मुख्यालय कहां पर, जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय। स्थापना वर्ष 1919 में। और स्थापना कब हुई थी, अगर सन सहित पूछेगा तो 1 मई वर्ष 1919। इसीलिए हम 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 1 मई को हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। आईएलओ की स्थापना करी गई थी। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक को स्थापित करा गया था वर्ष 1900 कब, 45। मुख्यालय कहां पर होगा, वाशिंगटन डीसी के अंदर होगा। फिलहाल इतना बना लीजिएगा, ठीक उत्तर आपका सी हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जारी करेगा कौन, आईएलओ जारी करता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज के संबंध में टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है। मिट्टी का हल कहां से मिला है, बनावली। बनावली है कहां भैया, हरियाणा में। कहां पर है, बनावली कहां पर, हरियाणा। कालीबंगा कहां पर, राजस्थान। कालीबंगा कहां है, राजस्थान। राखीगढ़ी कहां है, हरियाणा। राखीगढ़ी भी कहां, हरियाणा। धौलावीरा कहां है, गुजरात। धौलावीरा कहां, गुजरात। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा, मोहन। सिंधु सभ्यता का सेकंड बड़ा नगर कौन सा, राखीगढ़ी। कौन सा, भारत में सबसे बड़ा, भारत में सेकंड बड़ा। पहला खोजा गया नगर हड़प्पा, पहला नगर हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी। दूसरा नगर कौन सा, मोहनजोदाड़ो 1922 रखालदास बनर्जी। कर लेंगे इतना। पहले खोजे गए नगर के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, तो हड़प्पा। क्या नाम पड़ा, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का नगर चन्हुदड़ो कहां है, पाकिस्तान। चन्हुदड़ो कहां, पाकिस्तान। मांडा कहां है, जम्मू कश्मीर। कहां पर, दैमाबाद कहां है, महाराष्ट्र। कहां पर, सुतका गेंडोर कहां, पाकिस्तान। कहां पर, सुतका गेंडोर कहां, सुरकोदड़ा कहां, गुजरात। कहां पर, लोथल कहां, लोथल कहां, राखीगढ़ी, हरियाणा। राखीगढ़ी। रोपड़, रोपड़ कहां, पंजाब। रोपड़ कहां, और पीलीबंगा कहां, कालीबंगा कहां। मिट्टी का हल कहां से, बनावली। कहां से, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से, कहां से, कालीबंगा। जुता हुआ खेत कहां से, कांच की चूड़ियां कहां से, कालीबंगा। कहां से, यज्ञ वेदी के साक्ष्य कहां से, कालीबंगा। कहां से, व्यापार के साक्ष्य कहां से, लोथल।
सिंधु सभ्यता के लोग व्यापारी थे या कृषक थे? व्यापारी। व्यापार करने का साक्ष्य कहां से मिला? लोथल। कहां से व्यापार करते थे? फारस से। कहां से? फारस। सिंधु सभ्यता के लोग ईरान से व्यापार करते थे, इसका साक्ष्य कहां से मिला? लोथल। सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा? लोथल। कौन सा होगा? लोथल। ये बताओ कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक महिलाओं के साक्ष्य कहां से देखे गए? चनूदड़ो। कहां से? सिंधु सभ्यता का आकार कैसा होगा? कैसा आकार? त्रिभुजाकार। सबसे उत्तरी नगर कौन सा? मांडा। दक्षिणी कौन सा? पूर्वी कौन सा? पश्चिमी कौन सा? सुतका गेंडोर। अच्छा, सिंधु सभ्यता कुल कितने देश में थी? 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कुल क्षेत्रफल कितना? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, आकार था त्रिभुजाकार, और चारों नगर का नाम मैंने दे दिया आपको, ध्यान दीजिएगा इस बात। ठीक उत्तर बना लीजिएगा डी। आगे प्रश्न दिया है, सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। लाहौर अधिवेशन 1909, 9 की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? आर.एन. मुधोलकर थे, तो गलत हो जाएगा। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। चलिए, अच्छी बात है। कलकत्ता अधिवेशन 1911, कौन थे? विशन नारायण धर। बांकीपुर अधिवेशन 1912, आर.एन. मुधोलकर। कौन थे? रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। और मद्रास अधिवेशन 1914, भूपेन्द्र नाथ बोस। मिलाइए, देखिए कहीं से मैच हो रहा है? 1 से हो रहा है। चलिए, उत्तर हम लगा देते हैं 1। ए उत्तर लगा देते हैं। कांग्रेस के बारे में कुछ जानकारी है? कांग्रेस बना कब था? 1885 में। कब? 1800। बनाने वाले कौन थे? और कांग्रेस का निर्माण कहां से किया? बंबई से। कहां से? बंबई। कांग्रेस की पहली बैठक कहां पर? बैठक प्रस्तावित कहां पे थी? पूना। पूना में प्लेग के कारण बैठक कहां? बंबई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1800। अधिवेशन कहां पर? अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण किसने करा था? दादा भाई नौरोजी। 1886 का अधिवेशन कहां? कलकत्ता। अध्यक्षता करने वाले दादा भाई नौरोजी। 1887 का अधिवेशन कहां? मद्रास। अध्यक्षता करने वाले बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 का अधिवेशन कहां? इलाहाबाद। अध्यक्षता करने वाले कौन? जॉर्जियल। कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन? जॉर्जियल। ध्यान दीजिएगा। 1893 का अधिवेशन कहां? लाहौर में। कहां? अध्यक्षता करने वाले दादा भाई नौरोजी। 1896 का अधिवेशन कहां? कलकत्ता। अध्यक्षता करने वाले रहमतुल्लाह सयानी। ध्यान दीजिए। 1905 का अधिवेशन कहां? बनारस। अध्यक्षता करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 का अधिवेशन कहां? कलकत्ता। अध्यक्षता करने वाले दादा भाई नौरोजी। 1907 का अधिवेशन कहां? सूरत। रास बिहारी बोस। कांग्रेस 2 हिस्से में क्या हो गई? अलग, नरम दल और गरम दल। 1911 का अधिवेशन कहां? कलकत्ता। विश्व नारायण धर। पहली बार जनगण मन गाया गया कब? 1911 का अधिवेशन हुआ कहां पे था? 1912 का अधिवेशन कहां? बांकीपुर। बांकीपुर में अध्यक्ष कौन था? आर.एन. 1915 का अधिवेशन कहां? बॉम्बे। और अध्यक्षता करने वाले एस.पी. सिन्हा। 1916 का अधिवेशन कहां? लखनऊ। अंबिका चरण, जो कांग्रेस अलग हुई थी, यहां आके जुड़ गई। 1917 का अधिवेशन कहां? कलकत्ता। अध्यक्षता करने वाली एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला हेड कौन? एनी बेसेंट। 1920 का अधिवेशन कहां पर? नागपुर। कहां पर? नागपुर। एक विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता। अच्छा, विशेष अधिवेशन जो 1920 का था, इसके अध्यक्ष कौन थे? लाजपत राय। और जो सामान्य अधिवेशन था नागपुर का, नियमित अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करने वाले वी राघवाचारी। ध्यान दीजिएगा। 1922 का अधिवेशन कहां पर? गया। और अध्यक्षता करने वाले C.R. दास। 1924 का अधिवेशन कहां? बेलगांव। अध्यक्षता करने वाले महात्मा गांधी। 1925 का अधिवेशन कहां? कानपुर। और अध्यक्षता करने वाली सरोजनी। कांग्रेस की अध्यक्ष प्रथम भारतीय महिला कौन? कांग्रेस की अध्यक्ष दूसरी महिला कौन? 1929 का अधिवेशन कहां? लाहौर। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग 1929। 1931 का अधिवेशन कहां? कराची। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिएगा। 1937 का अधिवेशन कहां? फैजपुर। अध्यक्षता करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1938 का अधिवेशन कहां? हरिपुरा। अध्यक्षता करने वाले सुभाष चंद्र बोस। 1939 का अधिवेशन कहां? त्रिपुरी। अध्यक्षता करने वाले सुभाष चंद्र बोस। पद से इस्तीफा दिया कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 से लेकर 1945 तक अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ध्यान दीजिए, वर्ष 1947 में अध्यक्ष कौन था? जे.वी. कृपलानी। और वर्ष 1948 के जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करा था कौन? पट्टाभी सीतारामैया ने करा था। क्लियर है? इसको बोलते हैं कांग्रेस। और यहीं से क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको बताया। फिलहाल उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे प्रश्न है,
कि पंचवर्षीय योजना के संबंध में दिया है कौन सा युग्म ठीक है, ठीक ढूंढना है ना। दिया है कि चौथी योजना में सेवा पर ध्यान दिया गया था, ये बात गलत है। देखो यार, चौथी जो योजना थी ये स्थिरता के साथ विकास पे आधारित थे। स्थिरता के साथ विकास, स्थिरता के साथ विकास पर आधारित थे, विकास पर आधारित, स्थिरता के साथ विकास पे आधारित योजना थी। पांचवी योजना के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो पांचवी योजना जो थी ये गरीबी उन्मूलन पे आधारित थी, गरीबी उन्मूलन पे आधारित थी, गरीबी उन्मूलन पे आधारित थी। मतलब पहला भी ठीक नहीं है, दूसरा भी ठीक नहीं है। आगे तीसरी योजना वैश्वीकरण पे आधारित थी, गलत बात है ना भैया। वैश्वीकरण पे आधारित योजना कौन सी? आठवीं योजना है। आठवीं योजना का आधार वैश्वीकरण था। तीसरी योजना का आधार अगर आपसे पूछता है तीसरी योजना का आधार क्या था? आत्मनिर्भरता। क्या था? आत्मनिर्भरता। लेकिन प्राप्त हो पाया क्या? नहीं। प्रथम योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि। मतलब ठीक उत्तर हमारा क्या है? डी ठीक है। बनाइए, ए होगा, मुझे लगा आगे बैठ के ही क्या है, मतलब डी होगा। बना लीजिएगा, ठीक उत्तर क्या है? डी हो जाएगा। अच्छा बताइए, पंचवर्षीय योजना कितने साल के लिए आती है? 5 साल। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। अब तक कुल कितनी योजना? 12। कितनी योजना? 12। परंतु अब आ रही है योजना? नहीं। अब क्या हो गई? बंद हो गई। पहले जब योजना आयोग था तो योजना बनाता था, अब योजना आयोग के स्थान पे क्या है? नीति आयोग है। सरकार ने कहा कि तुम सोच के बताओ, योजना हम खुद बनाएंगे। समझ रहे हो इस बात को? तो पहली योजना जब लाई गई थी, पहली योजना कब? 1951 से लेकर 1955 तक थी ना, 56 कह सकते हैं, 56 तक थी। दूसरी योजना की बात करेंगे वर्ष 1956 से लेकर कब तक? 1961। तीसरी योजना कब से कब तक? 1961 से लेकर 1966 तक। और चौथी योजना, अच्छा तीसरी योजना के बाद गैप रहा था 1966 से लेकर कब तक? 1969 तक। पहला योजना अवकाश 1966 से लेकर 1969, और चौथी योजना कब? 1969 से लेकर 1974 तक। और पांचवी योजना 1974 से लेकर 1979। लेकिन योजना समय से पहले खत्म हो गई। कब खत्म हो गई? 1900। ऐसी योजना जो समय से पूर्व समाप्त हो गई, कौन सी? पांचवी। छठी योजना की बात करेंगे 1980 से लेकर कब तक? 1985। ये बताओ, तब तो गैप है 2 साल का। 2 साल के गैप में क्या आया? रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान का समय कितना है? 1978 से लेकर 1980 तक का प्लान है, ध्यान दीजिएगा। छठी के बाद सातवीं योजना की बात करेंगे 1985 से लेकर 1990 तक। और उसके बाद गैप रहा था, ध्यान दीजिएगा, 1990 से कब तक? 1991। और 1991 से लेकर 1992 तक ये गैप रहा था। उसके बाद आठवीं योजना आती है कब? 1992 से लेकर 1997 तक। और उसके बाद नवीं योजना की बात करेंगे कब? 1997 से लेकर कब तक? सन 2002 तक आती है। उसके बाद 10वीं योजना कब? सन 2002 से लेकर कब तक? सन 2007 तक। 11वीं योजना कब? 11वीं योजना 2007 से लेकर कब तक? 2012 तक। और 12वीं योजना कब? 2012 से लेकर कब तक? 2017 तक की योजना है। ये बात ध्यान दीजिए, 17 तक की योजना है। हालांकि इसको भी समय से पहले यानी 15 में क्या कर दिया? आगे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए एक कानून का निर्माण किया जा सकता है। सभी राज्यों की सहमति से या राज्यों के बहुमत की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से या बिना राज्य की सहमति से। ये बताइए, केंद्र सरकार को अगर अमेरिका से कोई समझौता करना है तो क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, बाकी राज्यों से पूछने की आवश्यकता है? नहीं। ये केंद्र सरकार का अपना खुद का विषय होता है, इस पर किसी राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। खुद राज्य के विषय पर राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जैसे किसी राज्य का नाम और सीमा परिवर्तन करना है तो क्या राज्य की अनुमति चाहिए? नहीं चाहिए होती। बहुत जगह पे राज्यों की अनुमति नहीं चाहिए होती, इस बात को ध्यान दीजिए। यानी हमारा ठीक उत्तर क्या होगा? डी। अगर भारत सरकार कहीं से विदेशी संधि कोई कर रही है तो क्या उसमें राज्य की अनुमति चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा, विदेशी संधि, विदेशी शांति, सुरक्षा, संरक्षा, ये सब बनाए रखने के लिए संविधान का कौन सा भाग जिम्मेदार है? भाग 4। कौन सा भाग? 4। विदेशी शांति सुरक्षा की बात कहां पर? डीपीएसपी। कहां पर? डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद? 51। कौन सा? 51। यानी भाग कौन सा? 4। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। भाग 4 में, हाँ बना लेंगे ना इतना, चलिए ठीक है। आगे प्रश्न दिया है, उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। देखिए, हमसे बात किसकी कर रहा है? पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट की आप ध्यान दीजिएगा, नक्शे पर हमेशा ये जो दाहिना हाथ देख रहे हो ना, दायां हाथ, ये हमेशा क्या होता है?
तो इसके अपोजिट क्या होगा? और सर की तरफ हमेशा क्या है? तो नीचे की तरफ क्या होगा? दक्षिण। हमेशा हमेशा आप एग्जाम में बैठे हो तो भी आपका जो राइट साइड है जिससे आप लिख रहे हो हमेशा क्या होगा? पूरब होगा। और सर हमेशा क्या है? उत्तर है। अब इसके अपोजिट तो बिठा ही सकते हो। पूरब का विलोम क्या होता है? पश्चिम। उत्तर का विलोम क्या होता है? दक्षिण होता है। अब ध्यान दीजिए, हमसे बात किसकी कर रहा है? पश्चिमी घाट की, यानी इस वाले भाग की बात कर रहा है, इस वाले पार्ट की बात कर रहा है। इसकी बात हमसे हो रही है, इसकी बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका जो ये मेजर पार्ट है, मुख्य भाग, यहां से लेकर यहां तक, इसके बाद तो नीलगिरी शुरू हो जाएगा। इसका जो मेजर पार्ट है, मुख्य भाग, इसको हम क्या नाम देते हैं? सह्याद्री। क्या नाम देते हैं? सह्याद्री का नाम देते हैं। इसका मुख्य भाग क्या कहलाता है? सह्याद्री। अब सह्याद्री के अंतर्गत बहुत सारी छोटी बड़ी पर्वतें हैं। सह्याद्री के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? नीलगिरी। क्या मिलेगा? नीलगिरी। सह्याद्री के बाद क्या मिलेगा? नीलगिरी। नीलगिरी से लगा एक पर्वत है जिसको हम कहते हैं अन्नामलाई। क्या नाम देते हैं? अन्नामलाई का नाम देते हैं। और अन्नामलाई के नीचे एक पर्वत है जिसको हम नाम क्या देंगे? तो कार्डमम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कार्डमम हिल्स। देखो ई तो एक ठो क्रम है, लेकिन कुछ क्रम और भी हैं। और क्या क्रम हो सकते हैं? ध्यान देना। देखो हम यहां से आ रहे हैं, सबसे पहले हमें गिरनार मिलेगा। क्या मिलेगा? गिरनार मिलेगा। सबसे पहले हमें मिलेगा गिरनार। गिरनार से ऊपर क्या मिलेगा? सतपुड़ा। क्या मिलेगा? सतपुड़ा। सतपुड़ा के नीचे क्या है? गिरनार। उसके बाद हो जाएगा सातमाला। क्या नाम होगा? सातमाला के बाद हो जाएगा अजंता। क्या नाम होगा? अजंता। सातमाला के बाद अजंता। अजंता के बाद हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर। क्या नाम होगा? त्र्यंबकेश्वर। अजंता के बाद हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर के बाद हो जाएगा महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर के बाद हो जाएगा आपका ब्रह्मगिरी। क्या नाम होगा? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी के बाद क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मगिरी के बाद होता है नीलगिरी। क्या होगा? नीलगिरी। और नीलगिरी के बाद क्या हो जाएगा? तो कार्डमम हो जाएगा। देखो एक तो श्रृंखला ये भी है, दो प्रकार की श्रृंखलाएं हैं। एक श्रृंखला हमने इस साइड लिख दिया है, दूसरी मैंने इस साइड लिख दिया है। ये छोटे छोटे पर्वत हैं और ये बड़े पर्वत हैं। तो आपसे कौन सा पूछा हुआ है? इधर छोटे वाले पर्वत के बारे में सह्याद्री करके दिया है। तो देख लीजिए, सबसे ऊपर तो सह्याद्री ही था, मतलब आपका उत्तर या तो ए हो सकता है या तो उत्तर बी हो सकता है। देखो इसको ऑप्शन कैसे काटते हैं, देखो या तो उत्तर हमारा ए होगा या फिर बी होगा। अब तो सी कट गया, डी भी कट गया, क्या सी डी उत्तर हो सकता है? अच्छा ये हो सकता है, संभावना है। लेकिन सह्याद्री के बाद हमने क्या पढ़ा था? नीलगिरी पढ़ा था। यहां पर क्या दिया है? अन्नामलाई, ये कट गया। सह्याद्री के बाद क्या है? नीलगिरी। और नीलगिरी के बाद क्या है? अन्नामलाई। एक तरह से देखा जाए तो हमारा ठीक उत्तर क्या है? ए हो जाएगा। बनाइए भैया। हाँ पीछे कर देते हैं, देख लीजिए। ना ना पीछे कैसे हो, तो आगे है ना। देख लीजिएगा, दो टाइप की सीरीज है ना। एक छोटे पर्वत, देखिए उधर के साइड छोटे पर्वत है, ये बड़े पर्वत है। बड़े पर्वतों की सीरीज मैंने एक तरफ रखा है, छोटे पर्वतों की सीरीज को एक तरफ रखा है। ठीक है, हो गया। लिख नहीं लेते हो, फोटो लेते हो सब लोग, लिख लेना चाहिए। फोटो किस एंगल में खींच दोगे? अरे मेरा भी तो है उसी में। क्या? अरे फोटो लेते हैं तो हम भी तो आते हैं। पता चला उसी में बोल रहे हैं, जीप बाहर निकला है, क्लिक हो गया है। बाद में जाके जूम करके देखोगे। और कोई तो स्टेटस लगा देता है। ठीक है, अब जैसे हम बोल रहे हैं तो कभी कभी होता है, कभी मुंह खुला है, कभी बंद है, कभी थोड़ा सा जीभ बोलते समय क्या एंगल होता है, मतलब आप लाउडली बोल रहे हैं तो जीभ हल्का फुल्का बाहर आती है। अब एक छात्र खींचा, जीभ हल्का सा बाहर निकली थी, फोटो खींच लिया, स्टेटस लगा दिया गुरुजी। ठीक है, ठीक है, ये कि मेरे पर फोन पे शो कर गया वो, हम तुरंत देखे, हम बोले ये तो गलत बात है यार। कम से कम लगाते, दुनिया भर की फोटो कुछ अच्छा लगा देते उसमें। तो थोड़ा ध्यान दिया करिए ना, डिजिटल जमाना है। हमको बता दिया करिए, हम ऐसे सीधा खड़ा हो जाएंगे उस समय। और क्या हो सकता है ये बता। तो जानते हो उसी दिन से फिर मेरे मन में आ गया ये बात कि सब खींचता होगा तो एंगल कोई भी बनता होगा उसमें। ध्यान दीजिएगा, देखिए सुनीता विलियम के बारे में दिया है। आपको पता है कि और एक ठो और व्यक्ति था जिसका नाम था बुच मिलमोर। वो दोनों गए थे घूमने, 286 दिनों की यात्रा किए सब, उसके बाद वापस लौटे, है ना। उसी के बाद ये क्वेश्चन बना कि उसके नाम किसी महिला द्वारा सबसे अधिक अंतरिक्ष यात्रा करने का रिकॉर्ड है। ये बात सही है, सुनीता विलियम के नाम किसी महिला के द्वारा सर्वाधिक अंतरिक्ष यात्रा करने का रिकॉर्ड है। उनका जन्म भारत में, देखिए भारत में उनके पिता का जन्म तो हुआ था, लेकिन इनका जन्म कहां पे हुआ? तो अमेरिका। तो हम ऐसा कह सकते हैं भारतीय मूल की अमेरिकी थी। ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय मूल की अमेरिकी थी, भारतीय मूल की अमेरिकी, ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला थी। अमेरिकी, इनके पिता मतलब इनका अगर भारत में निवास देखा जाए
भारत में इनका निवास कहाँ है? तो गुजरात के अंदर है, गुजरात। भारत में गुजरात राज्य से संबंधित है। और ध्यान दीजिएगा, ये सुनीता विलियम की अगर हम बात करते हैं, सुनीता विलियम, सुनीता के साथ एक व्यक्ति और गया था जिसका नाम था वुच मिलमोर। क्या नाम था? वुच विलमोर नाम था। ये वुच मिलमोर और सुनीता विलियम ये दोनों गए थे अंतरिक्ष यात्रा पर, ठीक है। और जिस मिशन के लिए गए थे, मिशन का नाम क्या था? कोई बताएगा? मिशन का नाम, मिशन का नाम कोई कौन सा? क्रू मिशन था ही नहीं, वो तो जहाज था लाने वाला। ये सब अंतरिक्ष पे गए। और ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया, सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया, कोई मिशन नहीं था, सर्वाधिक समय रहने का रिकॉर्ड बनाया था। और इनको विमान से लाया गया। इनको लाया गया कब? 286 दिनों बाद। कितने दिनों बाद? 286 दिन बाद लाया गया। और जिस विमान से लाया गया उस विमान का नाम क्या था? क्रू विमान था। कौन सा? क्रू 9 विमान था, याद रखिएगा। 286 दिनों तक ये रह के आए अंतरिक्ष पे और सर्वाधिक समय का रिकॉर्ड है ये। और सर्वाधिक बार भी अंतरिक्ष यात्रा करने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? सुनीता विलियम। ये कहां के निवासी हैं? अमेरिका। लेकिन इनका मूल मतलब पिताजी इनके कहां के हैं? भारत। भारत में किस राज्य के निवासी हैं? तो गुजरात। आगे प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। देखिए ये कुछ सवाल है, ठीक है। और इसका उत्तर यही होता है कि हमने इस सवाल को इससे पीछे भी दिया हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने बताया आपसे कि देखिए कोई हमने क्या किया, एक गोला लिया, ठीक है। और इस गोले को अगर हमने 20 से ऐसे काट दिया तो अब ये गोला किसकी भांति काम करेगा? दर्पण की भांति। रंगेंगे तब ना दर्पण बनेगा। ऐसे तो हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन मान लो हमने इसके बाहर की तरफ लेप कर दिया, अब ये क्या बन गया? दर्पण बना। क्या बना? दर्पण बना। अच्छा, ये कौन सा दर्पण बना? बाहर की तरफ हमने लेप किया है। दर्पण कौन सा? अवतल। क्या बना? अवतल। अच्छा, कन्वेक्स बना कि कनकेव बना? क्या बना? अच्छा ये बताओ, ये गुफा की तरह दिख रहा है। केव माने क्या होती है? गुफा। तो ये क्या बना? कनकेव बना। और इसको हमने क्या किया? अंदर से लेप कर दिया, तो ये क्या बना? कन्वेक्स बना। कन्वेक्स मतलब क्या हो गया? उत्तल। क्या हो गया? उत्तल। देखो, उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में खास बात ये होती है कि ये दोनों बाहर की तरफ क्या होते हैं? उभरे होते हैं। बाहर की तरफ उभरे होते हैं। देखिए ये भी बाहर की तरफ उभरा है। अरे भाई, जिस सतह पे हम देख पाएंगे यही वाली है ना, इधर की तरफ तो लेप है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसकी सतह बाहर की तरफ उभरी हो उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल। और जो अंदर की तरफ धंसा हो क्या होता है? उत्तल होता है। चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। देखो ये तो, अच्छा ये लेंस है या दर्पण है? क्या है? जिसके हम आर पार देख पाए वो क्या है? लेंस। और जिसको एक तरफ से लेप कर दिया जाए वो दर्पण। तो ये क्या दिख रहा है आपको? दर्पण। और हमने ऐसे बना दिया तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल। हमने कहा ना कि उत्तल लेंस वही होता है जिसकी सतह क्या है? उभरी है। और ध्यान दीजिएगा, और हमने बना दिया ये वाला हिस्सा, ये भाग, तो ये क्या है? लेंस है। लेकिन कौन सा है? अवतल, क्योंकि इसकी सतह क्या है? दबी हुई है। तो जब सतह उभरी हो तो उत्तल होगा और दबी हो तो क्या है? अवतल। इसमें तो समझ गए ना आप लोग। देखो ऐसे दिया था और इसको ऐसे घेर दिया था। नहीं, ई वाला पूछा था, ई वाला पूछा था कि क्या है? क्या दर्पण या लेंस? लेंस है। सतह क्या है? उभरी है कि दबी है? सतह दबी है तो कौन सा है? अवतल है। क्या है? सतह उभरी हो तो उत्तल होगा। डायरेक्ट पूछा हुआ था, इसे बना दिया था, रेलवे का एग्जाम था, इसे बना के पूछ दिया कि क्या है ये, तो बताना होगा आपको। फिलहाल ये देखिएगा, और हमसे पूछा क्या है? स्थिति कहां बना रहा है? अवतल दर्पण पर। कहां बना रहा है? अवतल। यानी कौन से दर्पण पे बन रही है? इस वाले पे बन रही है। तो हमें इसका काम है क्या? नहीं, इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। देखो होता क्या है कि किसी भी लेंस या दर्पण के भीतर एक केंद्र रहा होगा ना भैया। हमने गोला ही तो काटा था, गोला का कोई ना कोई केंद्र रहा होगा। हमने इसको बीच से क्या किया? काट दिया। तो केंद्र कहीं ना कहीं तो बना ही होगा, बना होगा ना? ठीक है। अरे गोले का कहीं ना कहीं केंद्र रहा होगा तभी तो गोला खींचा गया है। बिना केंद्र के क्या गोला खींच पाएंगे क्या आप? नहीं खींच पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें सबसे बड़ी त्रिज्या देनी होती है कहां से होकर? केंद्र से होकर देनी होती है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर देख पाइएगा तो गोले को हमने काट दिया और 2 हिस्से में काटा, और एक को हमने बाहर से लेप किया, एक को अंदर से लेप किया। जिसको हमने बाहर से रंग दिया वो क्या कहलाया? अवतल। जिसको हमने अंदर से रंगा वो क्या कहलाया? उत्तल। लेकिन हमसे क्वेश्चन एग्जाम में किसका पूछा है? अवतल का पूछा है। अवतल का कहीं ना कहीं केंद्र होगा ना? अवतल का कहीं ना कहीं क्या होगा? केंद्र होगा। केंद्र होगा, ध्यान दीजिएगा। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इसका मैक्सिमम अनंत बिंदु होगा ना? कहीं ना कहीं इसका क्या होगा? अनंत बिंदु होगा। ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं इसका अनंत बिंदु होगा, और कहीं ना कहीं इसका ध्रुव होगा। क्या होगा? ध्रुव होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। और कहीं ना कहीं इसका क्या होगा? फोकस होगा। क्या होगा?
फोकस, और कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, मध्य बिंदु। क्या होगा, मध्य बिंदु। यहां बना दें मध्य बिंदु। यही होता है ना भैया, अरे यही होता है ना। देखो अब हम जितना किसी वस्तु को, कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमें यहां रखना है, इन स्थानों पे रखना है, हम जितना पास रखेंगे फिगर उतना ही क्या बनेगा, बड़ा। मान लो हमने शीशा लिया, उसके जितना पास आएंगे मेरा चेहरा और बड़ा दिखेगा, दूर जाएंगे तो चेहरा क्या होगा, छोटा। तो जितना पास जाएंगे फिगर क्या होगा, बड़ा, जितना दूर आएंगे फिगर क्या होगा, छोटा। अगर हम इसके पास जाते हैं, पास पास जाएंगे तो हमारा जो चित्र है, चित्र कैसा बनेगा, बड़ा। चित्र क्या बनेगा, बड़ा। अगर हम यहां से कहां आते हैं, दूर, अगर हम यहां से दूर जाते हैं तो चित्र कैसा बनेगा, छोटा। क्या बनेगा, छोटा। आइए क्वेश्चन पे दिया है कि अनंत पर बनने वाला चित्र क्या होगा, पढ़ो जरा। बड़ा हो सकता है क्या, देखो फिगर कहां बन रहा है, अनंत पे। कहां बन रहा है, अनंत पे। अनंत पर मतलब कहां बन रहा है, दूर बन रहा है। दूर फिगर हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। पढ़ो जरा, अनंत पे बनने वाला फिगर क्या होगा, बड़ा होगा, समान होगा, अत्यंत लघु होगा। पी के बीच में आकार का प्रतिबिंब करेगा। पी तो उधर देखा था हमने, ठीक है। वस्तु से क्या होगा, छोटा। वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। इस संबंध में अगर आप देख पाएंगे तो, अच्छा एक सेकेंड, बिंदु पी के बीच में आकार का प्रतिबिंब क्या दिया है, ये अत्यंत छोटा दिया है, वस्तु से छोटा दिया है। उत्तर हमें क्या लगाना चाहिए, ए का अगर मान लो 4 लगता है तो वक्रता केंद्र सी पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, समान होगा। अरे सी केंद्र पर बनेगा तो क्या होगा, दोनों साइड तो बराबर है इसके, तो समान होगा, यानी बी का हो जाएगा 2। हाँ ठीक है, उत्तर क्या होगा, डी होगा, बना लीजिएगा। सी का हो जाएगा 1, ठीक है, और बाकी डी का हो जाएगा 3। एक बार देख लो। अरे जितना हम दूर जाएंगे फिगर क्या बनेगा, छोटा। जितना पास जाएंगे फिगर क्या होगा, बड़ा होगा। जितना दूर जाएंगे फिगर क्या है, छोटा। जितना पास आएंगे फिगर क्या होगा, बड़ा होगा। क्या क्या कह रहे हो, वक्रता केंद्र सी से परे हो, सी से हट के हो, कहीं हो भाई। सी से परे हो, परे का मतलब क्या है, हट के हो। वो पास भी हो सकता है और दूर भी हो सकता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में नहीं होता तो ये क्लियर दिया होता, सी से परे। अच्छा मान लो हमने कहा कि आप हमसे परे हो, परे का मतलब क्या है, अमूमन होता है दूर हो। क्या हो, दूर हो, हट के हो। तो सी से हट के है। अब सी से हट के वो किधर है, अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, आप डिसाइड थोड़ी कर पाएंगे। फिलहाल उत्तर लगा लीजिएगा डी। हमें इतना पता है कि फिगर जितना दूर होगा, दूर का फिगर हमेशा क्या बनेगा, छोटा। पास वाला फिगर क्या बनेगा, बड़ा। दूर का फिगर क्या बनेगा, छोटा। पास वाला फिगर क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्लियर है ना इतनी बात, चलो ठीक है। आगे देखो दिया है इसमें कि किसी संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 16 अनुच्छेद 16 में 4 का ए जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। इसके लिए संशोधन करा गया था 75वां, 76वां, 77वां या 108वां। क्या होगा, 77वां, बना लीजिएगा। पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। पदोन्नति का मतलब समझ रहे हो, मान लो दरोगा बन गए, कल को इंस्पेक्टर बनना हो, डीएसपी बनना हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पदोन्नति। क्या बोलते हैं, और पदोन्नति में आरक्षण केवल किसको है, एससी और किसको, एसटी। और किसी को आरक्षण है क्या, नहीं। पद की उन्नति करते समय केवल इन्हीं को आरक्षण मिलता है और किसी भी जाति को कोई आरक्षण नहीं है। क्या ओबीसी को पदोन्नति में कोई आरक्षण है, नहीं। क्या जनरल को है, जनरल को तो वैसे भी आरक्षण नहीं है। फिलहाल बना लीजिएगा सी। हो गया, आगे बढ़े। आगे है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। यह गोलमेज परिषद का परिणाम था, गोलमेज परिषद का परिणाम था। ध्यान दीजिएगा, हमने कई बार आपसे बताया है, एक अधिनियम आता है 1909 में। कब आता है, 1909 में। इस अधिनियम का क्या करा गया, विस्तार। क्या किया गया, विस्तार। विस्तार करा गया और कौन सा अधिनियम लाया गया, 1919। अब 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए क्या लाया गया, 1935। एक सेकेंड, साइमन कमीशन क्या बना, साइमन कमीशन बना। और साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट कब दिया, 1930 में दिया। अब इसकी रिपोर्ट की जांच के लिए क्या लाया गया, गोलमेज। क्या लाया गया, गोलमेज। और गोलमेज का परिणाम था भैया, गोलमेज का परिणाम था क्या, 1935 का अधिनियम। ये पढ़ाया ना आपको लाइन हम, गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था 1935 का अधिनियम। तो गोलमेज परिषद का परिणाम था 1935 का अधिनियम। बात अपने आप में क्या है, सही है। हमें ढूंढना क्या है, गलत ढूंढना है। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का उपबंध किया गया था, बात सही है।
ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन यानी संघीय व्यवस्था का इसमें बंद करा गया था। इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार से ऊपर बनाए रखा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत सरकार से ऊपर होगा? नहीं। कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत सरकार के अधीन अंतर्गत काम करेगा। यही कथन अपने आप में क्या है? गलत है। फिलहाल बना लीजिएगा, ठीक उत्तर क्या है? सी। जो सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी भारत सरकार के अधीन था, भारत सरकार के अधीन था। सेक्रेटरी भारत सरकार के अधीन था। अब इसके लिए जानते हो ना, थ्योरी पढ़ना होगा बढ़िया से। शाम वाली क्लास में हम पढ़ा रहे हैं ना, उसमें हम सब पढ़ाते हैं, फैक्चुअल, थ्योरेटिकल, जैसे क्वेश्चन बनता है उसी हिसाब से पढ़ा देते हैं। शाम वाली क्लास में कितने लोग पढ़ते हो? बताओ, ये सब अनजान है मतलब पढ़ाई से। कितने लोग बीपीएससी दे रहे हो ये बताओ मुझे। बीपीएससी प्रॉपर जो बिहार पीसीएस का एग्जाम है, कितने लोग दे रहे हैं? और क्लास में कम ही लोग आते हो। क्लास को देखा करिए, शाम को एक क्लास चलती है ना 7:30-8 बजे से, बीच में लाइव होती है 7:30-8 बजे के अप्रोक्स, और वो क्लास प्रीवियस ईयर की क्लास है, समझ रहे हैं ना। अभी वो क्लास फ्री है, एग्जाम बाद वो हट जाएगा। अभी वो क्लास फ्री है, जैसे एग्जाम हुआ, एग्जाम के अगले दिन क्लास गायब हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो वो क्लास आप देखने का प्रयास कीजिए। प्रीवियस ईयर की क्लास हम उसको इन डिटेल्ड करा रहे हैं। अभी उसमें फिलहाल हिस्ट्री चल रहा है, लगातार चलेगा। एप्लीकेशन पे क्लास चलती है, उसमें जुड़िए। आप जुड़ेंगे ना तो ऐसे प्रश्न आप सीख पाएंगे। अब ई वाला क्वेश्चन संभवतः बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, जिसका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं, सही करने वाले भी हैं, जिसका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा वो गलत कर दिया होगा। ये सारा कुछ डेटा हम शाम वाले में कराते हैं, क्योंकि शाम में मेरे पास टाइम होता है, अभी तो समय है नहीं कि बहुत बताएंगे। आगे है कि भारत में पंचायती राज संस्थान के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियों को नियुक्त करा गया था? सिंधवी समिति का संबंध पंचायत से है? हाँ है। जेबीके राव समिति है, अशोक मेहता, बलवंत राय, यानी पंचायती राज की समितियां सभी हैं। उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी होगा। बलवंत राय मेहता समिति बनी कब थी? वर्ष 1957। और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था क्या? अपना रिपोर्ट दिया था कब? 1959 में। ध्यान दीजिएगा, अशोक मेहता समिति कब बनी थी? 1977। रिपोर्ट दिया 1 साल बाद 1978। जीवीके राव समिति कब बनी थी? 1985। और एलएम सिंधवी कब बनी थी? 1986 में बनी थी। इतना देख लीजिएगा, ये सभी समितियां पंचायती राज को डिनोट करती हैं, यानी उत्तर क्या होगा? डी होगा। आगे है, डीएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? इस पर विचार करिए। क्या ढूंढना है? सही ढूंढना है ना, हमें ठीक कथन ढूंढना है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल को निर्दिष्ट करता है, बात तो ठीक है। देखिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड दिया है, यह राइबोसोम में अवस्थित होता है। भैया ध्यान दो, देखो ई है कोशिका, क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर धागा होता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। इस धागे का नाम क्या है? क्रोमेटिन। क्या नाम है? क्रोमेटिन के अंदर डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। यहां पर दोनों कंपोनेंट है, डीएनए भी है और आरएनए। तो आपने डीएनए को कहां देखा? केंद्रक में। कहां देखा? लेकिन यहां क्या दिया है? राइबोसोम। डीएनए कहां अवस्थित होता है? कोशिका के केंद्रक में होता है। तब तो ये गलत हो गया। फिर आगे है, यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। राइबोन्यूक्लिक के डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक। भाई राइबोन्यूक्लिक से कौन बना है? आरएनए। लेकिन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक से कौन बना है? डीएनए। तो राइबोन्यूक्लिक से बना है, ये बात क्या है? गलत। भैया राइबोन्यूक्लिक से बनने वाला कौन होता है? आरएनए होता है ना, कि डीएनए होता है। अपनी प्रतिलिपि स्वयं बनाता है, ये बात अपने आप में क्या है? सही है। डीएनए के अंदर आनुवंशिकता के गुण होते हैं, ये अपनी प्रतिलिपि खुद बनाते हैं, यानी 4 नंबर आपका क्या है? ठीक है। क्या पूछा है? सही पूछा है ना, 1 और 4 होगा। बनाइए। रिजल्ट तो आता है भाई, आप लोग कह रहे हो कि नहीं आता है। क्या क्या 90 तक आया है? अभी चल कितना रहा है? लाइए देखें तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। हम कल पूछे थे, बोला रिजल्ट आया है। देखता ही नहीं होगा सब। रिजल्ट टेलीग्राम पे चेक करिए ना यार, 90 से ऊपर आया होगा तो नहीं आया है। लाइए दिखाइए, मोबाइल देखें हम। हाँ, ये क्या है आपका? इसको खोलिए तो। ये कब का आया है मैसेज जी? ये मैसेज कब का है? ना ये मैसेज कब का है? तारीख जुलाई 25 जुलाई। रिजल्ट का ये ना नंबर मिस्टेक हुआ है। और ऊपर जाइए तो 89, और ऊपर जाइए।
अरे सुनो ना पहले। रिजल्ट ना आप लोग का वो कर दिया है उसमें। आप और पीछे जाके देखिएगा वो। अरे मेरी बात पहले जो हम कहना चाह रहे हैं वो तो सुन लो, उसके बाद जो कहना। वो क्रमांक गड़बड़ा दिया है, 10 क्रमांक पीछे कर दिया है, समझ रहे हो ना। अरे हम बोल रहे हैं वो तो सुनो, जो मुझे पता है हम वो ना बोलेंगे। अभी हम फोन करते हैं। हेलो। तो जानते हो क्रमांक गड़बड़ हो गया है, उसको हम आज ठीक करवा देंगे, ठीक है ना। क्रमांक गड़बड़ हुआ, क्रमांक जो होता है ना क्रमांक, वो आपका जानते हैं कितने का अंतर है, लगभग 7 क्रमांक का अंतर हो गया है, ठीक है। और आप लोग भी थोड़ा ओएमआर जिसे ना देखिए ठीक से भरा करिए, सब आप लोग की तरफ पढ़ा लिखा नहीं है, समझ रहे हैं ना। हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अभी कोचिंग की बात कर रहे हैं हम। सब आप लोग की तरह इंटेलिजेंट नहीं है, आप लोग काम करा करिए ना। ओएमआर पे डेट का कॉलम होता है कि नहीं, डेट डाला करिए आप लोग अपने ओएमआर सीट पर, डेट डाला करिए ना, डेट। डेट डालेंगे ना तो फिर ओएमआर एक्स से नहीं लेगा, समझ रहे हैं ना। 5 या 5-6 के आसपास क्रमांक जो है ये पीछे हो गया है, ठीक है। आज ठीक हो जाएगा, आज ठीक होके शाम को रिजल्ट आ जाएगा। वो छात्र कमेंट किया तब हम बोले थे आपको। इसको फिलहाल देख लीजिएगा ना, आज ठीक हो जाएगा। आज शाम को जो रिजल्ट आएगा ना, हम बोले कि रिजल्ट पीछे का जो भी है उससे मतलब नहीं है। रिजल्ट आप डालना शुरू कर दीजिए 100 से, 100 के बाद 101, 2, 3, कम से कम 4 रिजल्ट, ठीक है। आराम से 103, आज 103 है ना, आज होगा, आज के बाद फिर क्रम से हो जाएगा। पीछे की परिपूर्ति करते रहेंगे तो और गड़बड़ाएगा क्या। हाँ, आगे देखिए प्रश्न दिया है, प्लास्टिक स्ट्रा को पॉलिथीन से रगड़ने पर वह ऋणावेशित होता है। प्लास्टिक स्ट्रा को पॉलिथीन से रगड़ने पर वह ऋणावेशित होता है, बात तो ठीक है, ऋणावेशित होगा। कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर वह ऋणावेशित नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कांच के छड़ को अगर रेशम पर रगड़ेंगे तो क्या होगा, धनावेशित होगा। क्या होगा, धनावेशित होता है, ध्यान दीजिएगा। कांच के छड़ को अगर रेशम पर रगड़ेंगे तो क्या है, धनावेशित। जैसे देखिए ये मैंने लिया प्लास्टिक, इसको मैंने बाल से रगड़ लिया, ठीक है ना, बाल भी रेशम की भांति ही है। अब बाल से रगड़ लिया हमने, अब कागज चिपकाएंगे तो चिपकेगा, देखे ना बचपन में बाल में ऐसे रगड़ लिए, उसके बाद कागज चिपकाते हैं, चिपकता है। तो यहां पर कौन सा चार्ज हो रहा है, धनावेशित है, खींच रहा है तभी, ध्यान दीजिएगा। इसको पहला तो आपका सही है, लेकिन दूसरा क्या है, गलत हो जाएगा। पूछा हमसे क्या है, गलत उत्तर कौन सा है, केवल 2 गलत। हाँ क्या, बनाइए बनाइए, इसको बना लीजिएगा, ठीक उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे है, दिया है भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक और साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता है, किसका, दाल का। दाल हम उत्पादन भी करते हैं और दाल को हम ध्यान दीजिएगा खरीदते भी हैं। दाल का हम प्रोडक्शन भी करते हैं, उत्पादन भी करते हैं,
और दाल का हम ध्यान दीजिएगा आयात भी करते हैं। क्या करेंगे? आयात करते हैं। अब भैया ध्यान देना, दाल के लिए सरकार ने कोई मिशन चलाया था क्या? सरकार ने मिशन चलाया जिसको हम कहते हैं दलहन मिशन। क्या बोलते हैं? दलहन मिशन। दाल के लिए सरकार ने मिशन चलाया जिसका नाम क्या है? दलहन मिशन। दलहन मिशन कितने साल के लिए चलाया गया? 6 साल। कितना साल? 6 साल। कहा कि ये मिशन 2025 से काम करेगा वर्ष 2031 तक। 25-26 से लेकर 30-31 तक काम करेगा। 6 साल का मिशन है और कहा गया कि लगातार 4 साल तक इस पर जो मिलने वाली एमएसपी है इसको कितना दिया जाए? तो 100% दिया जाए। दालों पर मिलने वाली एमएसपी को 100% रखा जाए। कितने वर्षों तक? तो 4 वर्षों तक। लेकिन मिशन का लक्ष्य कितने साल का है? 6 साल। कितने प्रकार की दाल? 3 प्रकार की दाल की बात की गई। आगे रैम के बारे में कौन सा ठीक है? हमने एक बात आपसे बताया था कि जब भी पूछे RAM, ठीक है, आपसे पूछे कि स्थायी है कि अस्थायी, क्या बोलेंगे आप? अस्थायी। क्या बोलेंगे? क्योंकि जब हम रैम और रोम लिख रहे होते हैं तो अ शब्द कहां हमें दिख रहा है? रैम में। तो रैम क्या है? अस्थायी। रोम क्या है? स्थायी है। क्या है? ये तो ढूंढ लेंगे ना। आइए जरा ढूंढते हैं कौन सा कथन गलत है पूछा है। रैम एक अस्थायी भंडारण है, बात तो सही है। ए फॉर अस्थायी। बना लेंगे ना अब इसको। कौन सी मेमोरी स्थायी और अस्थायी है? हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिसमें ए लगा होगा अस्थायी, जिसमें ए नहीं होगा वो क्या है? स्थायी है। दिया है रैम एक हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। जो अस्थायी है क्या वो हार्ड डिस्क हो सकता है? अच्छा, हार्ड डिस्क में डेटा लंबे समय तक रख सकते हैं क्या? यहां पे रख पाएंगे? नहीं। बिजली कटी, डेटा क्या है? गायब हो गया। तो लंबे समय तक नहीं रख पाते, इसीलिए रैम अपने आप में क्या है? हार्ड डिस्क नहीं है। यही गलत कथन है आपका। रैम एक प्रकार का वाष्पशील मेमोरी है, बात सही है। रैम में भंडारण सूचनाएं कंप्यूटर के ऑफ होने पर क्या होता है? उड़ जाता है। तो हार्ड डिस्क की तरह काम कौन करेगा? तो हार्ड डिस्क की तरह काम करने वाला कौन है? रोम है। क्या है? बनाइए। अच्छा, ये सब रैम रोम हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर है। ये हार्डवेयर। हार्डवेयर। मोबाइल क्या है? मोबाइल। मोबाइल हार्डवेयर। क्यों हार्डवेयर है? क्योंकि उसको हम छू सकते हैं। तो रैम और रोम को भी हम छू सकते हैं। तो जब छू सकते हैं तो क्या है? हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर है। आगे प्रश्न दिया है आपका। आगे प्रश्न देखिए, रिजल्ट ना बना हुआ था 100 का, 101 का, 102 का। देखिए अभी आ गया, उसको चेक कर लीजिएगा। रिजल्ट बना था, केवल क्रम गड़बड़ था उसका। देखिए 100, 101, 102 तक रिजल्ट आ गया है। 100 का आया है, पीछे का छोड़ दीजिएगा। 100 देखिएगा अभी आया है टेलीग्राम पे। 100, 101, 102, 103 वाला शाम को आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ, इसको देख लीजिएगा। आगे, भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला महाराष्ट्र में नहीं रखी गई थी। ध्यान दीजिएगा। तो कहां पर रखी गई? गुजरात में। कहां पर? गुजरात। गुजरात के कौन से जिला में? तो सानंद जिला में। कहां पर? सानंद में। गुजरात के सानंद में आधारशिला रखी गई। भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र का नाम क्या है? पालमनारो। क्या नाम है? पालमनारो नाम है। इसको देख लीजिएगा। यानी अगर देखा जाए तो पहला कथन गलत है, दूसरा क्या है? सही है। आइए थोड़ा तो फास्ट चलना होगा। दिया है स्वर्ण क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंध रखती है? बागवानी, शहद उत्पादन, सोना, दलहन या सूत से? किससे रखेगी? बागवानी। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी। कृषि क्रांतियों से क्वेश्चन आता है, लगातार हम इसको दे रहे हैं। बताओ, लाल क्रांति का संबंध मांस से या फिर किससे? टमाटर से। और सवाल पूछेगा भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से, और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से। किससे होगा? खाद्यान्न से होगा। आगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? भैया स्थायी बंदोबस्त को हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट सेटलमेंट का नाम देते हैं। और ये शुरू करा गया था कब? वर्ष 1793 के अंदर। कहां पर? बंगाल, बिहार और कहां? उड़ीसा। बंगाल में, बिहार में और कहां पर? उड़ीसा के अंदर इसको शुरू करा गया था। और यहां कितने परसेंट भाग पर? तो 19%। कितना हिस्सा पर? 19%। इसको हम कई नामों से जानते हैं। इसमें जमींदारी प्रथा जो थी ये प्रचलित थी, तो जमींदारी बंदोबस्त भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार। जमींदार को पैसा इकट्ठा करके किसको देना होता था? राजा। कहा गया कि जो जमींदार राजा को पैसा इकट्ठा करके नहीं देगा, सूरज के अस्त होने तक उसकी जमींदारी समाप्त हो जाएगी। तो एक नियम लाया गया, कौन सा? सूर्यास्त का नियम। क्या लाया? सूर्यास्त का नियम। सवाल बनेगा सूर्यास्त का नियम का संबंध किससे हो जाएगा? तो स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट से। भूमि पर किसानों के स्वामित्व को प्रोत्साहित किया। भारतीय उद्योग में सुधार हुआ। जमींदार के साथ भूमि राजस्व को स्थायी रूप से क्या कर दिया? तय कर दिया। याद रखिएगा।
आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन हो पाएगा। आधे से अधिक राज्य व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा, आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका का मतलब जाहिर सी बात है कि हमारा संशोधन कोई बड़ा होने वाला है, यानी इसमें आपका राष्ट्रपति का चुनाव भी आएगा और संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व भी आएगा और सातवीं अनुसूची की किसी सूची में परिवर्तन भी आएगा। क्या राज्य विधानसभा की समाप्ति या लाने हेतु क्या राज्य से पूछना होगा? नहीं पूछना होगा। इसको कौन समाप्त कर देगा? संसद कर देगा। कौन करेगा? संसद करेगा। यानी हमारा ठीक उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। इतनी चीजों में अगर संशोधन करना है तो हमें राज्य की अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। आगे है 73वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनिवार्य नहीं था? अच्छा, 73वें का संबंध किससे होगा? पंचायत से। किससे होगा? पंचायती राज से। किससे होगा? पंचायती राज। पंचायती राज में संविधान का कौन सा भाग लाया गया? भाग 9, और इसका विस्तार करा गया 243 के क्लास नंबर ए से लेकर 243 का क्लास नंबर ओ तक इसका विस्तार किया गया और कहा गया कि प्रत्येक पंचायत में एससी और एसटी के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। हाँ, प्रत्येक पंचायत में महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण होगा। हाँ, कहा गया। प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय संरचना होगी। ऐसा कहा गया? नहीं कहा गया। कहा कि त्रिस्तरीय संरचना की आवश्यकता वहीं पड़ेगी जहां की जनसंख्या 20 लाख से क्या होगी? ज्यादा। 20 लाख से ज्यादा। ब्लॉक पंचायत वहीं होता है जहां पर जिले में लोगों की संख्या 20 लाख से क्या है? ज्यादा है। ऐसा कहा गया था, न कि कहा गया कि प्रत्येक राज्य त्रिस्तरीय पंचायत का गठन करेगा। आगे, विशाल भारतीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित बेल्ट को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाइए। देखो भैया, एक मेरी बात सुनना। देखो, पर्वत से निकलती है नदियां। ये पर्वत है, पर्वत से निकलेगी नदी। इस पर्वत से निकल रही है नदी है। देखो, यहां पे नदी का उद्गम क्षेत्र है। ये नदी का उद्गम का क्षेत्र है, यहां से निकल रही है पर्वत से। नदियां आके एक जगह पे गिरती है। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? भांवर। क्या बोलेंगे? भांवर। जहां से नदी निकली और आके स्थान पर पानी इकट्ठा हुआ उसको हमने क्या कहा? भांवर। क्या कहा? भांवर। भांवर के बाद पानी चलना शुरू करता है और लंबी दूरी तक कुछ ऐसे बहना शुरू करता है। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? तराई। क्या बोलेंगे? तराई बोलेंगे। फिर नदी अपनी एक धारा बनाती है और एक मोटी सी धारा में बहना शुरू कर देती है। लेकिन कभी जब नदियों में बाढ़ आता है तो बाढ़ का पानी फिर बढ़ता है। ठीक है, तो जब बाढ़ का पानी बढ़ेगा तो एक मिट्टी लाता है जिसका नाम क्या है? खादर। तो दूर की मिट्टी को हम क्या बोल देते हैं? बांगर। और नदी का पानी जब समंदर में गिरता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलेंगे? डेल्टा। तो यहां वाली मिट्टी का नाम क्या है? डेल्टा ही है। क्रम देख लिए, उद्गम के बाद भांवर, तराई, खादर, बांगर और डेल्टा। अब आओ जरा पढ़ते हैं। देखो दिया क्या है, क्रम से लगाने के लिए दिया है। सबसे पहले क्या होगा? क्या होगा? भांवर। भावर 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 क्या होगा? भावर होगा। यानी सबसे पहले क्या होगा? 3 होगा। 3 है तो मतलब बी और डी उत्तर होगा? नहीं, या तो उत्तर ए होगा या फिर सी होगा। भावर के बाद हमने क्या पढ़ा? तराई। यानी 3 के बाद 2। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? खादर। 3, 2 के बाद 1, यानी उत्तर क्या है? 1 है। आगे प्रश्न है, ये देख लीजिएगा। ये रहा उत्तर, ये रहा इसका एक्सप्लेन और आगे क्वेश्चन है। ग्रीन बजट के संदर्भ में बजट में ग्रीन घटक शामिल करना, बात सही है। हमारी भावी पीढ़ी के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित रखने में भूमिका निभाता है। 2018-19 में शामिल बजट की एक नई अवधारणा है। बात गलत है भैया। ग्रीन बजट को लाया गया था वर्ष 2020 और कब? 2021 में। और भारत का पहला ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार। कौन है? बिहार। लिखिए, भारत का पहला ग्रीन बजट, भारत का पहला ग्रीन बजट ये पेश करने वाला हो जाएगा बिहार। आगे प्रश्न दिया है, कौन सी हानिकारक गैस ऑक्सीजन की तुलना में, अच्छा इसका उत्तर बनाए हैं आप लोग, उत्तर लगा लीजिएगा 1 और 2। कहां है? डी है। आगे प्रश्न दिया है, कौन सी हानिकारक गैस ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक आकर्षण रखती है और इस कारण यह मानव श्वसन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है? कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी उत्तर क्या है? डी हो जाएगा। ब्लड को सबसे अधिक प्रिय कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग क्या होगा? क्या होगा? 0। अच्छा, अधिकतम ऊंचाई पर मान लो हम फेंक रहे हैं, कहीं तो जाके रुका होगा, ये रुकने के बाद ना नीचे आया है, तो जहां पे जाके रुका होगा वहां पर कोई वेग होगा उसका, वहां पर वेग क्या होगा? 0। ऐसे फेंक दिए, कहीं तो जाके रुका होगा, उसके बाद नीचे आना शुरू किया, तो जब ऊपर गया और नीचे आना शुरू किया तो कहीं ना कहीं तो रुका होगा, उसके बाद नीचे की ओर आना शुरू किया, तो जहां पर रुका है वही इसका मैक्सिमम ऊंचाई है। क्या है? मैक्सिमम।
तो वहां पर उसका वेग क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, उत्तर क्या है? डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ माना जाता है क्योंकि इसने भारत को तत्काल आजाद कर दिया था। 47 में आजाद हुआ और आंदोलन कब हुआ था? 42। कितना साल बाद? 5 साल बाद आजादी मिली। इसने सभी रियासत को कांग्रेस के अधीन एकजुट कर दिया। सब रियासत मिल गई थी क्या? नहीं, बाद में भी 3 रियासतों ने बगावत कर दिया कि हम नहीं शामिल होंगे। आगे, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाला पहला आंदोलन था। सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व कर रहे थे। बोस भारत से कहां थे? बाहर थे, तो नेतृत्व तो कर नहीं रहे थे। यह अंतिम जन संघर्ष का परिचायक बना जिससे ब्रिटेन को वापसी पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इतना लोगों ने संघर्ष किया, जब भारत के कोने कोने से आवाज उठने लगी। आपको पता है, दिल्ली में केवल जंतर मंतर में आंदोलन होता तो सरकार पीछे नहीं झुकती, लेकिन सरकार ने देखा कि उत्तर भारत का आंदोलन दक्षिण भारत तक पहुंच गया, गवर्नमेंट को पीछे झुकना मतलब जरूरी था। समझ रहे हैं ना? उत्तर भारत ही नहीं बल्कि सोचिए, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण, इवन जम्मू कश्मीर, लद्दाख तक के लोगों ने आंदोलन कर दिया, जो कि मुख्य धारा से दूर हैं। जनजातियों के कई क्षेत्र थे जो कि आंदोलन कर रहे थे, मतलब सपोर्ट कर रहे थे इस आंदोलन को। तो सरकार को लगा कि आंदोलन क्या है? राष्ट्रव्यापी। तो सरकार ने तुरंत क्या कर दिया? पक्ष में फैसला दे दिया। उसी तरह से जब अंग्रेजों को लगा कि भारत, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक एक ही आवाज आ रही है कि भारत को आजाद करो, उनको लगा कि अगर एक कोने बंगाल से आवाज होती तो हम दबा देते। उदाहरण के तौर पर स्वदेशी आंदोलन सुना था ना आपने? बंगाल से उठा, दबा दिया गया। हालांकि ये भी फैला था और फैलने की वजह से देखिए, जब तक आंदोलन विकेंद्रीकृत नहीं होगा तब तक सरकार नहीं मानेगी। जैसे पटना वाला बीपीएससी का आंदोलन था, खाली पटना में हुआ। पटना में क्या हुआ? पुलिस सब जगह से उठा के पटना में लगा दिया। ठीक है, खूब पूछ दिया पुलिस ने। अगर यही आंदोलन गया में, सीतामढ़ी में, भागलपुर में अलग अलग होता तब, अरे भले 100 छात्र आए, पुलिस को पता थोड़ी कि 100 आएगा कि 100,000 आएगा। ठीक है, तो पुलिस क्या होती? विकेंद्रीकृत हो जाती। कुछ फोर्स वहां, कुछ वहां, और हर जगह का आंदोलन शुरू होता। और पूरे जब राज्य में आंदोलन होता तो सरकार को यह आभास होता नहीं आंदोलन हो रहा है। समझ रहे हैं ना? देखिए, जब तक जंतर मंतर पे आंदोलन था कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन जैसे ही पूरा राष्ट्रव्यापी हुआ तुरंत प्रभाव पड़ा 2 दिन के अंदर। अच्छा, बिहार में अलग ही लेवल का आंदोलन था। आगे है, रोजगार विहीन समृद्धि से क्या तात्पर्य है? देखिए, रोजगार नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं देश का विकास हो रहा है, जैसे अभी है। तो इसमें क्या है? रोजगार के अवसर ना देना, उसके बिना आर्थिक विकास को करना। तो अभी क्या भारत में चल रहा है? रोजगार विहीन समृद्धि चल रही है। इसको बना लीजिएगा। आगे है, अच्छा ये सब आया है जो वो भी उलझुल भाषण दे रहा है। उसने कहा कि छात्र ऐसे बजाता है, सब ऐसे पेज को मोड़ लेगा, ऐसे गोल गोल करके बजाएगा, उसमें वो आवाज निकालेगा। वो जो अभी शिक्षा मंत्री बना है ना, ये वो बोला है, हम नहीं बोल रहे हैं। वो बोला कि छात्र इसे कागज को लपेटे। लाओ बताए ना थोड़ा। हाँ, कि स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट का क्या है? वो बोला इसे, हम, मेरे शब्द नहीं है, उसी का है। वो जो अभी बने क्या है, प्रहलाद जोशी ना, वो बोले कि स्टूडेंट नहीं होता है सब, वो सब करता क्या है? कागज को इसे, पेपर की बात है, कागज को इसे मोड़ लेगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे हो। तो किसी ने लिखा कि ऐसा काम मत करिए कि आते ही जाना पड़ जाए। इसको बना लीजिएगा। रोजगार विहीन समृद्धि अभी चल रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिहार, अरुणाचल, देखो भैया, बिहार में डेंसिटी सबसे क्या है? ज्यादा। सबसे ज्यादा घनत्व तो कहां है? बिहार में है। और बिहार में पता है आपको 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कितना लोग रहते हैं? 1102। अच्छा ठीक है, फिलहाल अरे इसको मैनेज करो थोड़ा ना। अरुणाचल प्रदेश में कितना लोग रहते हैं? 17। मतलब ठीक उत्तर क्या है? टी। एक्चुअल में 1102 नहीं बल्कि 1100 कितना है? 6 है। सुधार कर लीजिएगा, बाकी ठीक है। अब 1200 तो लगाएंगे नहीं, 2 ज्यादा सटीक है, आसपास का आंकड़ा है। आगे प्रश्न देखिए दिया है कि बुगुरुम्मा पर्व 2026 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस पर्व को कहां पर मनाया गया? गुवाहाटी। बुगुरुम्मा बोंडो समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है। इसका आयोजन करा था संस्कृति मंत्रालय ने, उद्घाटन करने वाले थे प्रधानमंत्री जी। इसको ध्यान दीजिएगा, गए थे इस फेस्टिवल में। आगे देखिए प्रश्न है कि बायोस्फीयर रिजर्व का विचार डैश डैश द्वारा कार्यक्रम के तहत किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व का विचार देने वाला कौन था? यूनेस्को। और कार्यक्रम का नाम क्या था? मानव और जीवमंडल। मानव और बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर। प्रोग्राम का नाम क्या था?
MAB था। क्या नाम था? MAB। और आयोजनकर्ता का नाम क्या था? यूनेस्को। क्या नाम था? यूनेस्को नाम था। आगे प्रश्न है कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में पूछा है। 17 जनवरी 2026 को गुवाहाटी से पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भाई हरी झंडी तो दिखाया गया, लेकिन कहां से दिखाया गया? मालदा टाउन से। कहां से? मालदा टाउन से। मालदा टाउन का मतलब ये कहां पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में, ना कि गुवाहाटी में। पहला क्या है? गलत। गुवाहाटी से हावड़ा के लिए चली तो थी, लेकिन हरी झंडी दिखाया गया मालदा टाउन से। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन नई दिल्ली से गुवाहाटी तक चली, बात गलत है भैया। पहली जो ट्रेन है ये गुवाहाटी से लेकर कहां? गुवाहाटी से लेकर कहां तक चली? हावड़ा तक चली थी। गुवाहाटी से लेकर हावड़ा तक चली, मतलब दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला भी गलत है। पूछा है कौन सा सही है? कोई सही नहीं है। बनाइए। मालदा टाउन पे हरी झंडी दिखाया गया था, गुवाहाटी से हावड़ा तक चली थी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लखनऊ समझौता 1916 के महत्व को सर्वोत्तम व्याख्यायित करता है? इसने स्वदेशी आंदोलन को समाप्त कर दिया। किया था क्या भैया? नहीं, स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो गया था 1911 में ही। समझौता कब हुआ था? 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मिलकर काम करने का समझौता था। यह बात क्या है? सही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल उत्तरी अंडमान को मध्य अंडमान से अलग करता है? देखो इस चैनल का नाम क्या हो जाएगा? इसको हम ऑस्टेन स्टेट कहते हैं। क्या बोलेंगे? ऑस्टेन स्टेट का नाम देंगे। अब सुनो भैया जरा मेरी बात को। देखो ये रहा भारत वाला पार्ट, यही है ना भारत। ऐसे ध्यान दीजिए, यहां से एक हिस्सा लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यांमार। क्या बोलेंगे? म्यांमार। देखो म्यांमार के नीचे एक द्वीप है जिसको हम नाम क्या देते हैं? कोको। क्या नाम देंगे? कोको। क्या नाम देते हैं? कोको द्वीप का नाम देते हैं। कोको द्वीप और म्यांमार के बीच देखो एक चैनल है जिसको हम नाम देते हैं कोको चैनल। क्या नाम देंगे? कोको चैनल। तो कभी सवाल पूछता है कि म्यांमार को कोको द्वीप से कौन अलग करेगा? कोको चैनल। अब इतना देख लो एक बार, ठीक है। अब यहां से कहानी बढ़ती है आगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे ऊपर हमने देखा था कोको चैनल। क्या देखा था? कोको चैनल के बाद आपको थोड़ी दूर पे आएंगे तो उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, उसके बाद मध्य निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार। ये कुछ स्थलाकृतियां हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। कुछ स्थल है, इनको याद रखिएगा। स्थलाकृति इनको याद रखिएगा। अब देखो हमने इसको कलर कर दिया ऐसे। अब याद रखिएगा, देखिए ऊपर का हिस्सा कहलाता है अंडमान। क्या कहलाएगा? अंडमान। और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? निकोबार। क्या कहलाएगा? निकोबार। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। अब देखो ई वाला हिस्सा आपका उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, लिटिल, और ये कार, मध्य और ग्रेट। ठीक है, ध्यान दीजिए। ऊपर वाला हिस्सा अंडमान, नीचे वाला हिस्सा क्या है? निकोबार। उत्तरी अंडमान को ध्यान दीजिएगा दक्षिणी अंडमान से अलग करने वाले का नाम क्या हो जाएगा? तो इसी का नाम हो जाएगा क्या? ऑस्टेन चैनल। दक्षिणी अंडमान या मध्य अंडमान भी बोल सकते हो। आगे दिया है प्रश्न दिया है आगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन एकीकरण और बाजार का एकीकरण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का मतलब क्या है? वैश्वीकरण है। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सौर अनुप्रयोग से सुमेलित है? सक्रिय सौर में यांत्रिक उपकरण के बिना काम होता है। गलत बात है भैया। अगर हमें सौर ऊर्जा प्राप्त करनी है तो हमें सोलर सेल नामक यंत्र का प्रयोग करना होगा। कहा है यंत्र का प्रयोग नहीं होगा। दिया है कि निष्क्रिय सौर गर्म तरल पदार्थ को स्थानांतरित करने के लिए पंप और मोटर का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को कैप्चर किया जाता है। गलत बात है, पंप मोटर से सूर्य का प्रकाश कैप्चर नहीं होता है। दिया है कि सौर सेल सेमीकंडक्टर के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को बिजली में कन्वर्ट करते हैं। बात क्या है? सही। और हमसे पूछा क्या है? ठीक है पूछा है। आगे है, किसी वृत्ताकार पथ में गतिमान किसी वस्तु पर भीतर की ओर कार्यबल लगाया जाए और गतिमान वस्तु के केंद्र की ओर दिशा में निर्देशित हो। भीतर की ओर बल लगाए और केंद्र की ओर निर्देशित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्राभिसारी। क्या बोलेंगे? हाँ, ध्यान दीजिएगा। और अंदर से बाहर की ओर बल जाए तो क्या है? केंद्रापसारी। क्या बोलते हैं? आगे राष्ट्रमंडल अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की बात हो रही है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। यह दूसरा अवसर था जब राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भारत में किया गया। राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भारत में चौथी बार किया गया है? चौथी बार। कितनी बार अब तक हो चुका है? 4 बार हो चुका है। और ये चौथी बार ऐसा था जब ये सम्मेलन करा गया था। इसको ध्यान दीजिएगा। सम्मेलन करा गया था 1971 में, सम्मेलन करा गया था 1986 में, सम्मेलन करा गया था 2010 में, फिर सम्मेलन किया गया 2026 में। मतलब ये चौथा ऐसा बार है जब इन अधिकारियों का सम्मेलन किया गया। पहला सही है परंतु दूसरा गलत है। उत्तर केवल एक हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत के द्वीपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है? लक्षद्वीप में मुख्यतः तैलीय तट है
और सैली तट है और इसमें कोई लैगून नहीं है। लक्षद्वीप में लैगून नहीं है क्या? गलत है। निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पर्वतमाला का ही विस्तार है। आगे बैरन द्वीप लक्षद्वीप श्रृंखला का हिस्सा है। गलत, अंडमान का हिस्सा है। अंडमान समूह निगमन पठार से नहीं है, यानी ठीक उत्तर क्या है? बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितना है भैया? 8। और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, विधानसभा वाले कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, एक है दिल्ली और एक है पुदुचेरी, यही 3 है ना? तो 8 और 3 कहां उत्तर है? ए होगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और पहले के क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों से किस प्रकार भिन्न थी? इसे अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने कल्याण के रूप में स्थापित किया गया था, या इसने केवल आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, इस प्रकार समाज के गरीब वर्ग की मदद किया, इसने संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राजनीतिक मंच बनाने का प्रयास किया, यही सही होगा। कहा गया कि एक ऐसा मंच है जिसमें सभी लोग आके अपनी समस्याएं कह सकते हैं, बोल सकते हैं। प्रश्न है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सीएजी के प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि से जाते हैं, बात तो सही है भाई। सीएजी को पैसा कहां से जाता है? भारत के संचित निधि से। सीएजी को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह काम करना होगा, बात तो सही है भाई। सीएजी को हटाने की प्रक्रिया जो होती है किसके बराबर होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। सीएजी सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। अगर सीएजी के पद से किसी को हटाया जाए तो सरकारी नौकरी नहीं ज्वाइन कर पाएगा दोबारा से, क्योंकि अगर सीएजी को हम सीबीआई का डायरेक्टर बना दिए तब सीएजी के पास सभी सरकार के खातों की जानकारी होती है कि सरकार कितना पैसा कहां घोटाला कर रही है, समझ रहे हो ना? उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना दो तो सरकार गिर जाएगी 10 से 15 दिनों में। तो कहा गया कि सीएजी का व्यक्ति अगर पद से रिटायर्ड होगा तो सीधे वो घर बैठे, उसको सुविधा सब दी जाएगी, घर बैठा रहे, कोई दूसरा काम नहीं करे। आगे भारत में हाँ उसको क्या बनाया जाएगा? पर्सनल सेक्रेटरी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री उसको कहेंगे मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है ये। अब पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब राज थोड़ी खोलेगा फिर वो। पीए का मतलब क्या होता है? अगर मेरा पर्सनल कोई सेक्रेटरी है तो मेरा सब राज जानता है, लेकिन खोल पाएगा किसी के सामने? नहीं खोल पाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ, इसी को हम बोलते हैं पीए। तो यहां से जो व्यक्ति रिटायर्ड होता है तो उसको पीए बना दिया जाता है, लेकिन कोई ऐसा पद मत दे दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना देंगे उसको? कभी नहीं बनाएंगे, गड़बड़ा जाएगा मैटर। फिर दिया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, बात सही है भैया? गलत है ना? बांधवगढ़ कहां है? एमपी में, लिख देते हैं हम यहां से, मध्य प्रदेश में। और जबकि काजीरंगा कहां है? आसाम में। कहां पर? आसाम के अंदर है। आगे नामदफा टाइगर रिजर्व कहां है? अरुणाचल में। जबकि डंफा कहां है? तो ध्यान दीजिए, ठीक है। दिया है आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां है? छत्तीसगढ़। और उदंती सीता नदी कहां है? तो छत्तीसगढ़ में है। नमेरी कहां है? नमेरी कहां है? आसाम में। कहां पर? नमेरी, ओरांग, ये सब सुने हैं ना? आसाम। जबकि पक्के कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ठीक उत्तर कौन सा है? सी है। आगे प्रश्न है फूलों की घाटी के संदर्भ में यूनेस्को के अंदर धरोहर है फूल की घाटी। हाँ, यह फूल की घाटी कहां है? उत्तराखंड में। कहां पर? लेकिन दिया क्या है? हिमाचल। मतलब सही कौन सा है? एक सही है। आगे प्रश्न है मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? अगर कोई मंत्री लाए विधेयक तो क्या है? सरकारी। विधेयक कैसा होगा? मंत्रियों का विधेयक क्या होता है? सरकारी। और गैर मंत्री लाए तो गैर सरकारी। गैर मंत्री लाए तो हाँ गैर सरकारी या निजी विधेयक का नाम देते हैं उसको। आगे जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या बनता है? मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलेगी तो क्या बनाएगी? मीथेन और जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का निर्माण करेगी। बनाइए इसको। आगे प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार 170 में कहा गया कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितना सदस्य होंगे? अधिकतम 500। और न्यूनतम कितना होंगे? 60। और ये बताइए कि जो विधान परिषद है बिहार वाला, इस विधान परिषद की अगर हम बात करेंगे तो विधान परिषद की जो संख्या होती है इसका निर्धारण कैसे होता है? विधानसभा का कितना? कहा गया विधान परिषद की संख्या विधानसभा का कितना? 1/3 है। 1/3 विधानसभा का 1/3, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? 500। आगे किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? वीटो का नाम क्या है? पॉकेट वीटो। देखो राष्ट्रपति के पास 2-3 पावर है, ठीक है? राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक जाता है तो या तो मना कर दी सीधा, ठीक है,
और राष्ट्रपति उसी विधेयक को मना कर सकता है जो गैर मंत्री भेजता है। सरकार का अगर मान लो कोई मंत्री भेजा, रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री, सब अगर विधेयक भेजते हैं तो राष्ट्रपति को एक बार सोचना होता है। तो राष्ट्रपति के पास ये मौका होता है कि एक बार के लिए संशोधन के लिए भेज सकता है। मान लो विधेयक गया लोकसभा में, फिर कहां गया, राज्यसभा, दोनों ने पास कर दिया, कहां भेजा, राष्ट्रपति, मुद्दा यहां पे आके अटका। अब राष्ट्रपति के पास क्या है, पता करेंगे, अच्छा कोई मंत्री भेजा है कि गैर मंत्री। अगर गैर मंत्री भेजा है कहेंगे हटाओ हटाओ मेरे सामने से। अगर कोई मंत्री भेजा है तो देखेंगे उसको, अच्छा ठीक है मंत्री है, पढ़ लेते हैं एक बार, तो पढ़ेंगे राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति विधेयक को पढ़ते हैं तो पढ़ने के संबंध में दो बातें आती हैं, ध्यान दीजिएगा। पढ़ने के संबंध में दो बातें हैं। दो बातें ये हैं कि राष्ट्रपति जब विधेयक को पढ़ते हैं तो इनके पास एक तो ऑप्शन ये होता है कि विधेयक को लौटा दे वापस, कि आप इसमें संशोधन करके भेजिए, इसमें कुछ खामियां हैं। अगर वापस लौटाते हैं, अगर दोबारा से इन्होंने संशोधन करके वापस भेज दिया तो राष्ट्रपति बाध्यकारी होते हैं कि उसको क्या कर दें, पास कर दें। समझ रहे हैं ना? सोचिए कि राष्ट्रपति एक तो लौटा नहीं सकते मंत्री का विधेयक, लौटाते भी हैं तो दोबारा गया तो पास करना पड़ेगा। तो इस संबंध में ध्यान दीजिएगा, इस संबंध में क्या होता है कि राष्ट्रपति एक काम करेंगे ना, उस पर कोई जवाब ही नहीं देंगे, विधेयक को अपने पढ़ेंगे, नहीं ठीक है ये तो मोड़ लेंगे, मोड़ कर कहां डालते हैं, जेब में, जेब में या पॉकेट में डालेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, पॉकेट वीटो नाम है। उत्तर बना लीजिएगा डी होगा। चलो इसको बना लीजिएगा, देखते हैं, इसको बना लीजिएगा, ठीक उत्तर हो जाएगा डी। आगे प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। इसे वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। ये तो गलत है भैया। रिस्क रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन है, डब्ल्यूईएफ है। कौन है, डब्ल्यूईएफ। भू आर्थिक टकराव विश्व में सबसे बड़ा जोखिम है, बात अपने आप में सही है, मतलब बना लीजिए केवल दो है, केवल दो। क्या बोल रहे हो भाई, पॉकेट वीटो क्या है, नहीं खत्म नहीं कर सकते उसको, अरे यार एकदम मतलब क्या आप लोग, अरे फिर वही बात, अभी हम बोल रहे हैं तो फिर हो गया है सर, खत्म नहीं कर सकते उसको। संविधान में कोई प्रक्रिया, आपने केशवानंद भारती का वाद पढ़ा होगा, ठीक है, मान लो हम कहते हैं हाँ खत्म हो गया है, संविधान से क्वेश्चन आ गया कि पॉकेट वीटो को स्थगित कर दिया गया है, ठीक है, या हमने कहा कि पॉकेट वीटो को समाप्त कर दिया गया है, या पॉकेट वीटो को पूर्णतः मतलब संविधान से हटा दिया गया है, तो छात्र के मन में क्या मैसेज गया कि पॉकेट वीटो को क्या कर दिया गया, समाप्त, तो समाप्त वाले पे टिक मार देगा, ठीक है। पॉकेट वीटो अपने आप में क्या है, स्थगित है, क्या है, स्थगित है, उसका यूज नहीं हो रहा है, लेकिन एकदम से हटाया नहीं गया है, संविधान में तो वर्णित है, संविधान का मतलब इरेज थोड़ी करा गया है। आगे है कि अच्छा इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। हिंदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। हिंदी दिवस राष्ट्रीय हिंदी दिवस वर्ष भर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है, 4 नहीं बल्कि कब, 14 सितंबर को। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, तो बात अपने आप में क्या है, सही है, मतलब सही उत्तर क्या है, केवल 2 है। आगे प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। खेतड़ी, खेतड़ी का संबंध कहां से, तांबा। रेणुकूट क्या है, एल्यूमिनियम है, और इसमें अगर सूरत की बात करेंगे तो क्या होगा, हीरा कटिंग है ना। सीलम की बात करेंगे, सूती वस्त्र, मतलब उत्तर देख लीजिएगा, 1 का हो जाएगा 4, 4 मतलब उत्तर क्या है, बी है। आगे है, आगे प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, बात क्या है, सही है। इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है, यह भी बात सही है। भाई मजबूत केंद्र है, क्या इसको हम संघीय व्यवस्था कहेंगे, क्या, नहीं। संघीय व्यवस्था का मतलब केंद्र और राज्य दोनों सम्मिलित उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, संघीय व्यवस्था। केवल मात्र केंद्र या राज्य को मजबूत करना संघीय व्यवस्था का एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, मजबूत केंद्र का निर्माण किया है, बात सही है, संघीय व्यवस्था, ये बात भी क्या है, सही है। लेकिन एक्चुअल में भारत का संविधान संघीय है या अर्धसंघीय है, अर्धसंघीय है, क्या है, अर्धसंघीय। तो संघीय व्यवस्था हालांकि प्रदान किया है, मजबूत केंद्र प्रदान किया है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं है, दोनों अलग अलग सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, मतलब सही उत्तर क्या है, बी है। आगे प्रश्न है, कास्मिक किरण दिया है, एक्स किरण, एक्स किरणों की खोज करने वाले कौन है, रॉन्टजन है, ध्यान दीजिए, यानी बी का क्या होगा, 3 होगा, बी का हो जाएगा 3, यानी उत्तर या तो ए हो सकता है, बी हो सकता है या डी हो सकता है। आगे बढ़िएगा, रेडियो सक्रियता की खोज करने वाले कौन थे, हेनरी बेकरल, कहां दिया है, 4,
यानी सी का हो जाएगा 4। और कहीं है सी का 4? नहीं, उत्तर ए होगा। आगे प्रश्न है, मिष्टी कार्यक्रम के बारे में दिया। 2026 में आंध्र प्रदेश में मिष्टी पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये बात देखो सही है। मिष्टी कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो मैग्रो से है। दोनों कथन क्या होगा? सही। अच्छा, मिष्टी कार्यक्रम का संबंध किस बजट से हो जाएगा? तो बजट हो जाएगा वर्ष सन 2023 और 2024 का बजट। ये बना लीजिएगा भैया। आगे प्रश्न है, थॉमस कप के संबंध में पूछा है। इसका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी या क्रिकेट? याद करिए, हमने एक ट्रिक लिखवाया था, उबे अमृत। उबे अमृत थाम बैडमिंटन। उबे अमृत थाम बैडमिंटन एक ट्रिक हमने लिखवाया था। उबे अमृत थाम बैडमिंटन। उबे से हो जाएगा उबेर कप। उबे से होगा उबेर कप। अमृत से क्या हो जाएगा? अमृत कप। थाम से हो जाएगा थॉमस कप। और ये सभी कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। फिलहाल बना लीजिएगा, उत्तर क्या होगा? बैडमिंटन होगा। जिसको पता होगा उत्तर लगा लिया होगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंध नहीं है? इसने युद्ध और शांति के संबंध में मामलों। अब देखो, इस तरह के सवाल बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना होता है? थ्योरी। क्या पढ़ना होगा? थ्योरी पढ़ना होगा। इसी तरह से हम शाम वाले में पढ़ा, उसमें क्लास में जुड़िए ना, इस सब सवाल में कभी दिक्कत नहीं। अब एग्जाम में यही सवाल पूछ रहा है। इसमें युद्ध और शांति के संबंध में मामलों में बंगाल प्रेसिडेंटी को बंबई और मद्रास प्रेसिडेंटी से सर्वोपरि बताया। बात तो सही है। इसने क्या किया? बंबई को, मद्रास को उठाया और किसके अधीन कर दिया? बंगाल के। यही काम हुआ था ना? ध्यान दीजिएगा। आगे, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिलिंग की पदावधि को नियत कर दिया कि 5 साल तक रहेगा। बात सही है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना किया। यह भी सही है। 73 का अधिनियम था, स्थापित होता है 1974 में। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहां बना था? कलकत्ता में। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बॉम्बे प्रेसिडेंटी और मद्रास प्रेसिडेंटी के उत्तराधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्राधिकृत कर दिया। नहीं भैया, प्राधिकृत नहीं किया था। कहा कि मद्रास और बॉम्बे, इन सब के उत्तराधिकारियों को अगर हमें पद पे लाना है तो उसके लिए बंगाल प्रेसिडेंटी नहीं है, बल्कि ये पद पे लाने का काम कौन करेगा? तो क्राउन करेगा। कौन करेगा? क्राउन के अधीन था। ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन था कि लोगों को पद पे रखे, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करा गया था। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन था कि नहीं, पद पे कौन रहेगा, गवर्नर कौन बनेगा, ये डिसाइड करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बात अपने आप में डी क्या है? गलत है। आगे, सुबह और शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो उस समय लाल दिखता है। लाल का कारण क्या है? तो प्रकीर्णन है। क्या है? जहां पे रंग दिखे उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। आगे, कथन दिया है और कारण दिया है। पाकिस्तान के नाम का विचार सर्वप्रथम रहमत अली ने दिया था। रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं में इसका वर्णन करा था। यह बात क्या है? सही है, दिया है। अच्छा, ये बताइए, इसमें वर्णन करा था, वर्णन करने के माध्यम से क्या सुझाव दिया गया था? क्या? नहीं, केवल पाकिस्तान शब्द का वर्णन किया था। इसने अभी सुझाव नहीं दिया था, बाद में चल के दिया, 1940 में दिया। ठीक है, उत्तर बना लीजिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी खोज लेना। संविधान सभा के सदस्य सी राजगोपालचारी के बारे में कौन सा कथन सही है? वह तमिलनाडु के राज्यपाल थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ये तो सही है। अच्छा, एक सेकेंड, तमिलनाडु गलत हो जाएगा। ये तमिलनाडु के राज्यपाल नहीं थे वो। बना लीजिएगा। सही उत्तर कौन सा है? बी सही है। आगे, जनवरी 2026 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति किसके द्वारा? थोक मूल्य मुद्रास्फीति कौन जारी करेगा? श्रम, रोजगार, वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी, वह कार्यक्रम कार्यान्वयन या वाणिज्य और उद्योग? कौन जारी करता है? थोक मूल्य मुद्रास्फीति को जारी करने का काम कौन करेगा? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। और मुद्रास्फीति के संबंध में कानून बनाएगा कौन? आरबीआई। दिया है, पश्चिमी तटीय मैदान के संबंध में कौन सा कथन ठीक है? धीरे धीरे कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी घाट जो है, इस सह्याद्री को पश्चिमी घाट कहा जाता है और इसका विस्तार कच्छ से लेकर कहां तक है? कच्छ से लेकर है इसका विस्तार, कच्छ से लेकर कहां तक है? तो नीलगिरी तक। कहां तक है? नीलगिरी तक है। ये इसका एक्चुअल विस्तार है, ना कि कन्याकुमारी है। गुजरात का मैदान नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियों द्वारा बना है। बात सही है। पश्चिमी तटीय मैदान की औसतन चौड़ाई पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में कम है। ये बात भी क्या है? सही है। पूछा क्या है? सही पूछा है ना, 2 और 3 सही है। बनाइए। आगे प्रश्न है, स्वराज पार्टी और असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन ठीक है? स्वराज पार्टी का गठन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? वर्ष 1923 में किया था। आगे, सी आर दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू को पार्टी का सचिव बनाया गया था। सी आर दास ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया और कांग्रेस छोड़ दिया था। ध्यान दीजिएगा, विरोध किया था, कांग्रेस छोड़ दिया विरोध करके। भैया ये सोचिए कि असहयोग आंदोलन 1920
और सी अरदास कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1922। तो कारण ये थोड़ी था कि असहयोग की वजह से छोड़ा, इन्होंने असहयोग की कुछ बातों का विरोध किया था, लेकिन बाद में क्या किया, समर्थन दिया और कांग्रेस में रहकर इन्होंने स्वराज पार्टी बनाया था, ना कि कांग्रेस से बाहर होकर। ध्यान दीजिएगा, मतलब तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को मंजूरी दिया था, यह बात ठीक है। मतलब अगर देख पाइएगा सही उत्तर क्या है, 1, 2 और 4 हो जाएगा। आगे, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में कथनों में से कौन सा गलत है। पंचवर्षीय योजना में खाद्य सुरक्षा को संबोधित किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, बात सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड टोमर पर आधारित थी, ये बात भी क्या है, सही है। मतलब कथन दोनों ठीक है। क्या पूछा है, गलत पूछा है, कोई गलत नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता है। मॉडरेट लीडर की बात कर रहे हैं। उदारवादी नरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, एसएन बनर्जी, फिरोज सब होगा, सभी उदारवादी हैं। अच्छा, लाल बाल पाल क्या है, उग्रवादी हैं या चरमपंथी हैं, दोनों। अरे उग्रवादी नहीं कह सकते, उदारवादी और चरमपंथीवादी या उग्रवादी या गरम दल, कुछ भी बोल सकते। भारत की पहली जलमग्न दोहरी सुरंग सहरेल सुरंग के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। इसका निर्माण उड़ीसा में महानदी के नीचे किया गया, ये गलत है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्रा नदी पर किया गया, ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे किया गया। और कहां किया गया, तो आसाम में किया गया, आसाम। नदी के नीचे बनी दोहरी सुरंग की लंबाई 15.79 किलोमीटर है, बात सही है, बना लीजिए, केवल 2 सही है। आगे है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई जो मूर्ति है, ये किसकी बनी है, तो कांसे के। मोहनजोदड़ो के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे, कांसा, इसलिए सभ्यता का नाम क्या पड़ा, कांस्य युगीन पड़ा। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था, राजद्रोह मेरा धर्म हो गया था, इसको कब दिया था महात्मा गांधी ने, तो दांडी यात्रा के समय। कब दिया था, दांडिया। गांधी जी इतना परेशान हो गए थे ना, इन्होंने कहा कि अंग्रेज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से हमारा शोषण कर रहे हैं और हम लोग उनका इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा जीवन आंदोलन में बीत जाएगा। और उन्होंने कहा कि अब तो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रद्रोह ही मेरा धर्म है। ध्यान दीजिएगा, तो महात्मा गांधी ने यह बात कही थी, मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। और ये बात कहा था उन्होंने कब, दांडी यात्रा के समय। आगे, चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, और इसकी रचना का नाम हो जाएगा फोक वी की, यही था ना, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फियरलेस दिया है, लॉरेंस रॉबर्ट्स की रचना है। हॉट लैंप बानो मुश्ताक, दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी, याद रखिए, यानी उत्तर कौन सा गलत है, सी मिलान गलत है। आगे प्रश्न है, लखपति दीदियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। भारत सरकार ने मार्च 29 तक 6 करोड़ लखपति दीदियों को नया लक्ष्य निर्धारित किया है, यह बात सही है। लखपति दीदी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना का परिणाम नहीं है, मतलब ये गलत है, मतलब है नहीं है, ये काट लीजिएगा। जनधन योजना का परिणाम नहीं है, बल्कि अंत्योदय दीनदयाल अंत्योदय योजना का परिणाम है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का परिणाम है, ध्यान दीजिएगा, न कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का। मतलब सही उत्तर क्या है, केवल एक है। आगे प्रश्न है, मिलन अभ्यास 15 से 25 फरवरी 2026 को विशाखापत्तनम में किया गया, बात तो सही है। यह भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय है। कई बार हमने बताया क्या है, ये बहुपक्षीय है, ये कई देशों के बीच होता है, मतलब दूसरा क्या है, गलत, केवल एक सही होगा। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है, बात सही है। और इन्होंने पदक कहां जीता, पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक निशानेबाज में जीते गए, ये बात क्या है, सही है, दोनों कथन सही है। अच्छा, इसमें पहला पदक जीतने वाली कौन थी, मनु भाकर। कौन, मनु भाकर। और सूची 1 को 2 से मिलान करिएगा। नीति दर्रा लिखा है, ये दर्रा है, ये भी दर्रा है। नीति दर्रा कहां है, उत्तराखंड। रोहतांग दर्रा कहां, और लिखा पानी कहां है, 1 सेकंड, अरुणाचल में है। कुंजरेब दर्रा कहां है, लद्दाख। तो देख लीजिएगा, 1 का हो जाएगा 4, उसके बाद बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2, 1 होगा, सी का होगा 1, मतलब उत्तर क्या है, ए होगा। आगे प्रश्न दिया है, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। कौन सा अभिलेख है, कौन सा, रुम्मेदेही है कि सारनाथ है, सारनाथ होगा ना, बना लीजिए। आगे है, जब किसी लिफ्ट में नीचे उतरते हुए गति बढ़ती है तब हमारा वजन, जब नीचे उतरते हुए गति बढ़े तो वजन क्या दिखेगा, कम दिखेगा।
और लिफ्ट ऊपर जाए तेज गति से तो वजन ज्यादा दिखेगा, और लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब जीरो। दिया है किस सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है? पास्कल। पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। आगे निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल के अनुसार रखिए। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी कब? 1992। 1900 कब? 92। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जैव विविधता अधिनियम सन 2002। देखो भैया क्या होगा, पहले ये होगा ना, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, मतलब उत्तर क्या है? सी है। आगे प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। सोडियम। सोडियम क्या है? चाकू से कट जाएगा ना, चाकू से आसानी से कट जाएगा। और ध्यान दीजिएगा पानी से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करेगा? पानी से रिएक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा। पारा क्या है? पारा कमरे के तापमान पे क्या है? द्रवित है। चांदी क्या है? विद्युत का क्या है? सुचालक की कुचालक? विद्युत का क्या है? सुचालक। और सीसा क्या है? उष्मा का कुचालक है। बना लीजिएगा। मतलब देखा जाए तो ठीक उत्तर क्या है? सी है ना। अरे सही है ना यार। आगे प्रश्न है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी? प्राक्कलन समिति बड़ी इसलिए क्योंकि लोगों की संख्या कितना है? 23। और प्राक्कलन समिति में सभी लोग कहां से? और उसके बाद समिति कौन सी? लोकलेखा। लोकलेखा समिति में कितने लोग? 22। अच्छा, लोकक्रम में भी कितना? याचिका समिति में भी कितना? सब जगह 22। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, बाकी सब ग्रीन हाउस है। आगे दिया है आपका, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास में सम्मिलित नहीं है? मानव विकास के आधार कितने हैं? मानव विकास एचडीआई के आधार कितने हैं? 3। एचडीआई का नाम सुने हो आप लोग? अच्छा, एचडीआई में भारत का स्थान अभी कितना है? 100 कितना? 30 है। और इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता की बात की गई? नहीं की गई। आगे है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सागल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो ये क्या हैं? इनका संबंध किससे होगा? आजाद हिंद फौज से। इन्हीं के ऊपर मुकदमा चला था। ध्यान दीजिएगा। आगे, राजा राम मोहन राय ए गिफ्ट टू मनीथिस्ट नामक पुस्तक लिखा था। उन्होंने आर्य समाज बनाया था। बनाया था क्या? आर्य समाज 1875 में बनाने वाले दयाराम, हाँ, दयानंद सरस्वती। आगे, दयाराम सानी बोल देगा सब। ठीक है। दिया है, कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है किसमें? मृदुतक में। मृदु नाम ही मृदु है। आगे प्रश्न है, कॉलम को सुमेलित करिएगा ना। प्रोटीन एक प्रकार का क्या है? मायोसिन। प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? मायोसिन। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या है? शर्करा। वसा का एग्जाम्पल क्या है? कोलेस्ट्रॉल। खनिज का एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम। और ये तो आसान क्वेश्चन है। पहले का क्या है? 4 का मतलब उत्तर डी होगा। सबका सही होगा। आगे है, हाँ, जिसका गलत होगा दुर्भाग्य है, फिर देख लो। मानव में वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि में अग्र से कि पश्च से? किस भाग से? अग्रभाग से। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से, और पिट्यूटरी किस भाग से? अग्रभाग से। और आगे प्रश्न है कि यकृत ग्रंथियां डैश डैश स्रावित करते हैं। क्या स्रावित करेगा? पितरस। पितरस को हम बाइल जूस बोल सकते हैं क्या? पितरस को हम क्या बोलेंगे? बाइल जूस। ये बताओ, बाइल जूस अम्लीय होता है कि क्षारीय? क्या होता है? तो भैया इसका कुछ पीएच मान भी होगा, 8.3 से लेकर 8.5। 7 से ऊपर कोई विलयन है तो उसका मान अम्लीय है या क्षारीय है? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। बाइल जूस होता है कहां पे? स्टोर होता है। स्टोर कहां पे होगा? पित्ताशय में। कहां पर? पित्ताशय। इसका निर्माण कौन करेगा? लिवर। कौन करता है? आगे प्रश्न है, यकृत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? यह उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर होता है। यकृत यानी लिवर कहां है? दाईं ओर। लिवर कहां? देख रहे हैं, ये पेट है। पेट के इधर साइड देखिए, यहां लिवर है, यहां लिवर। देखो, अगर ऐसे देख पाओगे ना, गर्दन तो दिख रहा है, सर दिख रहा है, आंख वाँख सब दिख रहा होगा। ये गर्दन है। गर्दन के अंदर क्या है? थायराइड। क्या है? थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड और ये क्या है? चेस्ट है। क्या है? चेस्ट। चेस्ट में दोनों तरफ फेफड़ा। फेफड़ा का कितनी तरफ है? दोनों। चेस्ट में दोनों तरफ क्या है? फेफड़ा। फेफड़े की रक्षा के लिए ऊपर रिब्स लगाए, हड्डी। देख रहे हो, जो ये हड्डी दिख रही है ना, इसके बाद फेफड़ा होता है। ठीक है ना? तो फेफड़े की रक्षा के लिए क्या है? रिब्स है। अब रिब्स पे आएंगे तो इस फेफड़े के अंदर कुछ स्थान देखिए, यहां पे फेफड़े के मतलब राइट लेफ्ट वाला ये हिस्सा कौन सा है? बायां हिस्सा है। तो फेफड़े के बाएं वाले भाग में क्या रखा है? तो हृदय। क्या रखा है? हृदय। तो हृदय हमारे शरीर में कहां है? बाएं ओर। कहां पर है? बाईं ओर। हृदय हमारे शरीर में कहां? और हृदय के नीचे जाओगे तो अग्नाशय। क्या मिलेगा? अग्नाशय। अग्नाशय के नीचे क्या मिलेगा? प्लीहा। क्या मिलेगा?
तो हृदय, अग्नाशय और प्लीहा ये सब कहां है? बाईं ओर। और लिवर कहां है? दाईं ओर। लिवर कहां है? दाईं। किडनी कहां है? दाएं और बाएं दोनों। यानी दिया है बाईं ओर होता है, ये तो गलत हो गया फिर, तो यही उत्तर है। आगे है 1857 के पश्चात निम्नलिखित में से कौन से लोकप्रिय आंदोलन हुए? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 और तो यही उत्तर लग रहा है। अच्छा बाद दिया है ना? हाँ नील। अच्छा देखो, हमको अगर उत्तर लगाना होता तो हमको क्या दिया है? 57। 57 के बाद वाला ढूंढिए, तो हमें इतना पता है कि एक नहीं होगा। क्या है? एक नहीं होगा। एक उत्तर नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो। लो लगा दिए। अगर हम रहते एग्जाम में तो हम यही करते, उत्तर एक नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। सन लिख देते हैं ना। संथाल विद्रोह लिखिएगा 55 और 56। नील आंदोलन की बात करेंगे 1859 और 1860। आगे बिरसा मुंडा का आंदोलन कब था? 1899 से 1900 लिख देना। दक्कन का दंगा 1800 कब था? 74-75 में था। 1874 और 75 के अप्रोक्सीमेटली था, देख लीजिएगा इसको। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देखो भैया, थोड़ा सा मेरी बात को जरा बारीकी से समझो। देखो पीएच स्केल जो है ना, पीएच स्केल, इस पर न्यूनतम मान कितना है? 0। अधिकतम मान कितना है? 14। अधिकतम मान कितना है? 14। उदासीन मान कितना होता है? 7। 7 मान क्या है आपका? उदासीन। 0 से 7 तक क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। और 7 से 14 क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार। 0 से 7 अम्ल, 7 से 14 क्षार है। अब जरा ध्यान देना मेरी बात को, अम्ल और क्षार। अब देखना जरा कौन सा एक उच्च मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। देखिए जो अम्ल होते हैं ये क्या देंगे? H+ आयन देते हैं। और जो क्षार होता है ये क्या छोड़ता है? OH नेगेटिव। कौन सा आयन देता है? OH नेगेटिव। तो जो भी अम्ल होगा वो क्या देगा? H+ आयन। ढूंढो कौन सा अम्ल है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH, अमाशय रस या नींबू रस? उत्तर क्या है? अमाशय रस से सर्वाधिक दिया है ना, H+ आयन यही देगा, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। अमाशय रस का पीएच मान कितना है? 0। HCl का पीएच मान 0। NaOH का पीएच मान 14। कितना? 14। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली प्रकृति होने का कारण क्या है? पानी में इसकी अम्लीयता है। रुधिर वड़िका में सम्मिश्रित होने की योग्यता। ब्लड को सबसे अधिक प्रिय कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। आगे कॉपर सल्फेट टेट्राहाइड्रेट के क्रिस्टल तपाए जाने पर क्या बनता है? तो ये किस रंग का बनेगा? नीला बनेगा। लग तो नहीं रहा है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अगर हम तपा रहे हैं तो सफेद बनेगा ना? अरे कभी ना ना, उसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो सफेद होता है। पहले कॉपर का जो क्रिस्टल है उसको पहले तपाएंगे तो पहले नीला बनेगा। नीला के बाद वो किस रंग में आता है? व्हाइट हो जाएगा, सफेद हो जाता है। अंतिम उत्पाद क्या है? व्हाइट, सफेद होगा तो श्वेत रंग का बनेगा। आगे प्रश्न है टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? कहां पर? इमली के अंदर पाया जाएगा। और आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? मोम पिघलना, लोहे का तपाना, जल में घुलना, मैग्नीशियम का हवा। मैग्नीशियम हवा में जल जाएगी तो दोबारा मिलेगी? नहीं मिलेगी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार है? नहीं है ना, यही नहीं है यार, फिर ये सब संविधान में लिखा है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर भारत के पंचामृत दृष्टिकोण का तत्व है? 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा को 500 गीगावाट तक ले जाना है। 2030 तक अपनी ऊर्जा क्षमताओं में 50% नवीकरणीय ऊर्जा। कथन दोनों सही है। आगे प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र के संदर्भ में खुदरा व्यापार तृतीय कार्यकलाप में आता है, अनुसंधान और खोज चतुर्थ में आएगा। कथन दोनों देखो सही है। आगे है कि भारत में केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करती है। दिया है कि वर्तमान में भारत में मौद्रिक नीति ढांचा केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित। मौद्रिक नीति का जो ढांचा है ये कौन बनाता है? आरबीआई। देखो ढांचा बनाएगा आरबीआई, उसको नियमित कौन करेगा? सरकार। यानी पहला सही है परंतु दूसरा क्या है? गलत है। एक सही है किंतु दो गलत है। आगे है कि 1881 में पारित प्रथम कारखाना अधिनियम में मुख्यतः क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इस पर बाल श्रम पे जोर दिया गया था। मिलेंगे आपसे कल। आज के लिए इतना ही। रिजल्ट आपको आ चुका है। आज वाला रिजल्ट कल शाम तक आ जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग।